चलिए स्टार्ट करें। दो मिनट वेट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करें जी। देखो कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हमने पढ़ लिया था शुरू हो गया। जा ही नहीं रहा है। कल हमने कर लिया था 168 तक। 168 इंपॉर्टेंट नहीं था, वो यही है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन की जा रही है तो वो SHO के थ्रू जाएगी, वो इम्पोर्टेंट नहीं था, है ना। When any subordinate officer has made an investigation, he shall report the result of such investigation to the officer in charge। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई SI है फलाना ढिमकाना है, वो SHO को देगा, नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है 169 भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं पीटी पर्पज से। 170 और रेड विद 173 ये इम्पोर्टेंट है, मेंस पर्पज से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पीटी पर्पज से भी एक आध क्वेश्चन आते हैं, देख लेते हैं। देखो आपने सुना होगा कि पुलिस जब अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है तो कोर्ट में चार्जशीट देती है ना, कि हमने ये इन्वेस्टिगेशन करी, इसको ओवरऑल चार्जशीट को आप समझो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, कि इन्वेस्टिगेशन करके हमें क्या पता लगा, हमने उसमें क्या क्या करा। तो वो चार्जशीट अब इन्वेस्टिगेशन जब कर रही है, चैप्टर 12 में इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस कर रही है तो दो चीजें हो सकती है, कि या तो पुलिस को पता लगे कि हाँ इसने क्राइम किया है ना, इसने ऑफेंस कमिट किया है, पुलिस को ये इन्वेस्टिगेशन से पता लगे, ऐसे सबूत मिले कि इसने कमिट किया है। एक हो सकता है कि इसे पता लगे कि नहीं इसने नहीं किया है ना, नॉट कमिटेड, है ना। दो ही तो चीजें हो सकती है कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो 169 170 उसी के बारे में बात कर रहा है। तो ये कह रहा है 169, देखो क्या कह रहा है, कह रहा पुलिस को पता लगा इन्वेस्टिगेशन करके कि इसने क्राइम नहीं किया है, तो वो क्या करेगा। देखो if upon an investigation under this chapter it appears to the officer in charge of the police station that there is not sufficient evidence or reasonable ground of suspicion to justify the forwarding of the accused to the magistrate। तो मतलब ओवरऑल ये है कि उसको इन्वेस्टिगेशन से इतने सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि इसने ऑफेंस किया है ना,
तो मतलब जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि इसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, तो क्या करेगा, सच ऑफिसर सेल इफ सच पर्सन इज इन कस्टडी रिलीज हिम ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज एज सच ऑफिसर में डायरेक्ट टू अपीयर एंड if and when so required before a magistrate empowered to take cognizance of the offence on a police report and to try the accused or commit him for trial। तो सिंपल बात ये कह रहा है कि पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन करी, पुलिस वाले को इन्वेस्टिगेशन करके पता लगा कि इसने ऑफेंस नहीं किया है, तो वो क्या करेगा कि उसको विद विदाउट श्योरिटी के छोड़ देगा। उससे कहेगा ठीक है भैया बॉन्ड भर जाओ, आप श्योरिटी दे जाओ कि एक काम करो वहां पर पेश हो जाना जब जब मजिस्ट्रेट साहब बुलाए। और क्या करेगा कि 169 और रेड विद 173 में एक फाइनल रिपोर्ट फाइल करेगा, इसको बोलता है फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट जो होती है वो क्या होती है आपकी, इस चीज की होती है कि मुझे लगता है कि इसने ऑफेंस कमिट नहीं करा है। चार्जशीट जो होती है वो इस चीज की होती है कि मुझे लगता है इसने ऑफेंस कमिट किया है, तो वो उसमें एफआर लगा देगा, है ना, जिसे बहुत कॉमन होता है एफआर बोलते हैं, तो आपको एफआर से आपको समझ में आता होगा। तो वो क्या करेगा, वो जो एफआर लगती है वो एफआर 169 रेड विद 173 लगती है, ठीक है। और जब चार्जशीट लगती है तो 170 और रेड विद 173, ठीक है। ये फर्क होता है 169 और 170 में, एफआर कह लो या चार्जशीट, है ना। चलो अब जैसे इसमें तो 169 में हो गया तो उसको सफिशिएंट एविडेंस वगैरह नहीं मिल रहे हैं, तो ठीक है जी, वो क्या करेगा 169 में एफआर लगा देगा और उसको छोड़ देगा। उससे कहेगा ठीक है बॉन्ड भर जाओ, आ जाना मजिस्ट्रेट से। 170 उसका ही जस्ट वही है कि अब इसे लग रहा है किसने किया है, तो क्या करेगा, देखो कह रहा इफ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन दैट देयर इज सफिशिएंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड एज अफोरसेड, सच ऑफिसर शैल फॉरवर्ड द एक्यूज्ड अंडर कस्टडी टू अ मजिस्ट्रेट एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस। तो एरिया मजिस्ट्रेट को भेज देगा। एम्पावर कौन होता है, एरिया मजिस्ट्रेट होता है। संगम विहार थाने का भी मान लीजिए जो मजिस्ट्रेट के पास जुडिक्शन है वो उसके पास लेके चला जाएगा, है ना। टेक कॉग्निजेंस अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट एंड टू ट्राई द एक्यूज्ड और कमिट हिम फॉर ट्रायल, और इफ द ऑफेंस इज बेलेबल एंड द एक्यूज्ड एबल टू गिव सिक्योरिटी, और बेलेबल है तो कोई बात ही नहीं है, बेलेबल है तो ये तो बेल पर छोड़ देगा, कोई बात नहीं पहुंच जाना। ये तो ऑब्वियसली बात है, बेलेबल होता तो राइट बन जाता है आपका 436 में, है ना। और ये जो क्लॉज 2 में है ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ नहीं है कि वेपन वगैरह को सीज किया था, ये किया था, वो किया था, ये तो सब बेकार की बात है जो आपके पीटी के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। आपके लिए 169 170 में दो ही बातें इंपॉर्टेंट है कि 169 में आप एफआर लगाते हो और उसे छोड़ देते हो, आपको लगता है कि उसने ऑफेंस कमिट नहीं किया, सफिशिएंट एविडेंस नहीं है मेरे पास। और 170 में आप क्या करते हो, फॉरवर्ड करते हो मजिस्ट्रेट को कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है, इसने ऑफेंस कमिट किया है, मेरे को ऐसा लगता है। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए 171 नॉट इंपॉर्टेंट, 172 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे वैसे नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछता 172 से पूछता केस डायरी, पूछता केस डायरी कहाँ है ना। ये केस डायरी लिखा है DIARY, पूछता केस डायरी का प्रोविजन जो है वो कहाँ पर है। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने याद कर ली 172 में केस डायरी का प्रोविजन है। और अगर केस डायरी वैसे तो कभी नहीं पूछता, और आपको मैं मान के चल रहा हूँ आपको पता भी होगा केस डायरी क्या होती है, मगर फिर भी लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो पुलिस जो होती है ना भाई, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो जो डे टू डे प्रोसीडिंग होती है उसकी, रोजमर्रा में आज मैंने ये करा, आज मैंने ये करा, आज मैं इस गवाह के पास गया, इतने बजे गया, अब मैंने ये करा, वो जो पूरी केस की बातें लिखती है उसे बोलते हैं केस डायरी। वो केस डायरी में लिखी जाती है ना। और एक बात और ध्यान रखना कि केस डायरी भी प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है। एक और मैंने बताया था कि एक और प्रिविलेज डॉक्यूमेंट होता है, क्या बताया था मैंने, बता दो चलो फटाफट। एक और बताया था ना मैंने प्रिविलेज डॉक्यूमेंट, वो भी बता दो जरा। नहीं बताओगे ना, पता नहीं, याद होगा, ऐसा मत करो। एक और मैंने प्रिविलेज डॉक्यूमेंट बताया था आपको, कोई आंसर नहीं। ऑकरेंस रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी 157 में,
तो ऑकरेंस रिपोर्ट भी एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट होती है, ऐसी केस डायरी भी एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट होती है। मैं अगर एक्यूज का एडवोकेट हूं तो मैं उसे एज अ राइट नहीं मांग सकता, नहीं जी मुझे दिखाओ डायरी, में पढ़ूंगा उसको, मैं तो देखू तुमने कब क्या करा था, वो नहीं कर सकते। कोर्ट पढ़ सकती है पुलिस से लेके। तो केस डायरी का प्रोविजन कहाँ है? 172 में। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कभी कभी ना, वो 1B से पूछता है, इसका क्लॉज जो है, क्लॉज का तो नहीं पूछता कौन से क्लॉज में, ये पूछ लेता डायरी रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी वॉल्यूम एंड ड्यूली पेजिनेटेड, ये जरूर पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है केस डायरी होगी वो कैसी होगी और पेजिनेटेड, प्रॉपर पेजिनेटेड होनी चाहिए ना, 1 2 3 4 फलाना ढमकाना, ऐसे प्रॉपर होनी चाहिए, वॉल्यूम में होनी चाहिए। अभी ये इंपोर्टेंट, ये पूछ लेता है कभी कभी पीटी में, इतनी छोटी सी बात है वो पूछ लेगा। तो केस डायरी कैसे होनी चाहिए? वॉल्यूम एंड पेजिनेटेड होनी चाहिए। प्रोविजन का है 172, यही पूछता केस डायरी से। और अगर बाई चांस थोड़ा ज्यादा पूछेगा तो ये पूछेगा कैसा डॉक्यूमेंट है, प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है। प्रॉब्लम बनाएगा तो ये पूछ देगा कि ए और बी का मुकदमा चल रहा है, बी के एडवोकेट ने वहां पे एप्लीकेशन लगाई है कि मुझे केस डायरी की कॉपी दी जाए, मैं पढ़ूंगा उसको, तो क्या उसे अलाउ होगी नहीं, क्या उसका राइट है या नहीं केस डायरी? नहीं है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट प्रिविलेज है ना। देखो इसमें 3 में लिखा भी है, अगर आप देखो 2 और 3 अगर पढ़ लेते हैं, चलो पूछता जो है वो तो मैंने बता दिया, मैं फिर भी पढ़ लो। कह रहा एनी क्रिमिनल कोर्ट में सेंड फॉर द पुलिस डायरीज ऑफ अ केस अंडर इंक्वायरी ट्रायल इन सच कोर्ट एंड मे यूज सच डायरीज नॉट एज एविडेंस। क्या कह रहा है कि उस केस डायरी का काम एविडेंस के तौर पर यूज नहीं होगा इन द केस, बट टू एड इट इन सच इंक्वायरी ट्रायल। कह रहा है कि देखो केस डायरी का काम एविडेंस में, अब क्या पुलिस वाला तो कुछ भी लिख सकता है ना केस डायरी में, तो इसलिए कह रहा है कि उस एविडेंस की तरह यूज नहीं होगा, बस हाँ एड के लिए कि हाँ भाई हमें कोई, हम केस चल रहा है तो उसमें एड कर सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं, वो एज एविडेंस यूज नहीं कर सकते, एज एड यूज कर सकते हैं। और तीसरा क्या कह रहा है? देखो तीसरे में जो बात मैं कह रहा था कि कोई लेगा नहीं, वही आ गई। कह रहा नीदर द एक्यूज्ड नॉर हिज एजेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू कॉल फॉर सच डायरी। यही मैं आपको कह रहा था कि वो नहीं मांग सकते कि भैया डायरी वायरी को मुझे फलाना ढिमकाना करना है ना। नॉर शैल ही और दे बी एंटाइटल्ड टू सी देम मियरली बिकॉज दे आर रेफर्ड बाय द कोर्ट। कोर्ट ने अगर देखिए तो इसका मतलब ना कि तुम देखोगे। हाँ बट भी लगा दिया उन्होंने एक, और वो तो बहुत छोटी बात है। But if they are used by the police officer who made them to refresh his memory, or if the court used them for the purpose of contradicting such police officer, the provision of section 166, 161 or 145 as the case may be shall apply। तो ओवरऑल कहना क्या चाह रहा है, देखो हमने 159 इंडियन एविडेंस पढ़ा है कि अगर आपने कोई पहले ही कोई स्टेटमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो आप उससे मेमोरी को रिफ्रेश कर सकते हो, है ना। और मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है ये। तो मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए सपोज करो पुलिस ऑफिसर का एक स्टेटमेंट होना है। अब पुलिस ऑफिसर इतने सारे बेचारा क्या बोलते हैं केसों की इन्वेस्टिगेशन करता है, सब कुछ तो याद रहता नहीं, तो उसने क्या करा, जब वहां पर बयान देने आया तो उसने अपनी केस डायरी को खोल के मेमोरी रिफ्रेश कर, है ना, केस डायरी खोल के मेमोरी रिफ्रेश कर। अब अगर उसने केस डायरी खोल के रिफ्रेश कर ली तो अकॉर्डिंग टू 161 एविडेंस एक्ट, 161 एविडेंस एक्ट एक्यूज का एडवोकेट कह सकता है क्योंकि आपने केस डायरी देखी है तो आप मुझे भी उसे दिखा दो, मुझे भी दिखा दो। ये अगर पुलिस वाला रिफ्रेश करता तो आप उससे क्या कर सकते हो, उसे कॉपी मांग सकते हो। ऐसे कोर्ट अगर कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज कर रहा है पुलिस वाले को तो भी आपको राइट मिल जाता है, आप उसकी कॉपी ले सकते हो। केस डायरी से आपको क्या क्या फैक्ट पीटी पर्पज से समझ में आए बताओ। ये समझ में आया कि 172 में दिया है, ये समझ में आया कि बड़ा एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है ना, ये समझ में आया कि वॉल्यूम होना चाहिए, पेजिनेटेड होना चाहिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया कि जनरली कोई उसको मांग नहीं सकता, राइट नहीं है उसका उसे देखने के लिए, मगर अगर पीओ ने रिफ्रेश करी है मेमोरी और या फिर कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है उसका कोर्ट ने किया तो फिर आप उससे क्या कर सकते, कॉपी मांग सकते, कोई दिक्कत कोई। इसके बाद देखो 173 जैसा कि मैंने बताया चार्जशीट फाइल किसमें होती है 173 में। पहला तो ये बनता है किसमें फाइल होती है 173। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक पूछता है वो कि चार्जशीट जमा करने का टाइम क्या है।
चार्जशीट को सबमिट करने के लिए कोई टाइम लिमिट है या नहीं है तो कितनी है? इसका आंसर तो दे दो, कोई गैस कुछ बताना कोई चाहे। चार्जशीट कितने समय जमा कर देनी चाहिए पुलिस वाले को? अरे मैडम कैसी बात कर दिया आपने, 2 महीने में कहाँ दिया, 2 महीने में जमा कर देनी चाहिए? कहाँ दिया है बताओ? 2 महीने में चार्जशीट जमा कर देनी चाहिए, कहां पर दिया हुआ है? 2018 के अमेंडमेंट एक्ट से 2 महीने। अच्छा, आप अगर बैरक खोल के बैठे हो ना, आप बैरक खोल के बैठे हो तो जरा 173 की पहली लाइन पढ़ो उसको। कह रहा है एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। कह रहा है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन आपको करनी है वो अननेसेसरी डिले के करनी है। इसमें कहां टाइम दिया मुझे बताओ आप? कह रहा है बस आप ना बेफिजूल का वक्त बर्बाद मत करना, कहीं इसने टाइम नहीं दिया। आप 1 साल में चार्जशीट जमा करो, 2 साल में करो। पुलिस वाले 8-8 साल में चार्जशीट जमा नहीं करते हैं, 8-8 साल में। और जिस 2 महीने का आप जिक्र कर रही हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि वो आपका जो दिया है वो 2018 के अमेंडमेंट से जो आप बता रहे हो 1A में जो दिया है आपका, वो सिर्फ दिया है रेप केसेस के बारे में। पहले 3 महीने हुआ करता था, 2018 के अमेंडमेंट से इसको क्या कर दिया, 2 महीने कर दिया। तो ये जो आपका देखो क्या कह रहा था, इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू रेप, इन रिलेशन टू रेप ऑफ और चाइल्ड भी मुझे लगता है हटा दिया है ना, शैल बी कंप्लीटेड विद इन 2 मंथ, है ना। पहले बच्चों से रिलेटेड था, अब तो पूरा हटा दिया। अब तो सिर्फ मतलब रेप अगर हुआ है किसी का तो 2 मंथ है। अब आपसे जब वो पूछेगा कि चार्जशीट कितने दिन में जमा करनी चाहिए और आप लगाओगी 2 महीने, फिर जब आप घर आकर देखोगी तो आपको भी शिट ये मैंने क्या कर दिया। क्योंकि ये जो मिस्टेक है ना एक्चुअल में ये पढ़ाई की नहीं है, ये ध्यान न देने की है कि आपने उस बात को कितने ध्यान से देखा था। पढ़ा तो आपने है ये, मगर क्योंकि आपने ऊपरी देख लिया उसको, बस अरे अच्छा ठीक है, उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए गलती हो जाएगी आपसे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं। तो आप ये आप समझ जाइए कि विदाउट अननेसेसरी डिले का बात है। आप चार्जशीट आप जब मर्जी जमा करिए। और अगर आप मुझे थोड़ा सा ये और बोलती ना, अगर आपने बोला होता कि 90 दिन 60 दिन ऐसा कुछ बोला होता ना, तो मैं आपको जरूर थोड़ा सा सोचता, चलो कंफ्यूज हो गए आप 167 के प्रोवाइजो में चले गए, तब तो मुझे वो भी समझ में आता, मगर आपने तो बात ही पूरी बदल दी। खैर देखो, वो 90 दिन 60 दिन की जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, 167 के क्लॉज 2 के प्रोवाइजो में जो था, वहां पर सिस्टम ये था कि आपको 10 साल से ऊपर वालों में 10 साल से ऊपर वाली सजा में आपको चार्जशीट जमा करनी है। नहीं करी 90 दिन के अंदर तो क्या होगा, डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी, है ना। नहीं करी तो क्या होगा, डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी। मगर वहां ये कह रहे हैं कि करना ना करना आपके हाथ में। मान लीजिए सपोज करो एक पुलिस वाले को 90 दिन के अंदर करनी थी, नहीं करेगा तो डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी, उसने नहीं करी तो क्या होगा, वो जमानत लेके अपना एक्यूज बाहर आ जाएगा, बस इतना ही तो हो जाएगा ना। कोर्ट ये नहीं कह सकता कि आप चार्जशीट 2 दिन के अंदर फाइल करो, नहीं कहेगा कोर्ट। अब हाई कोर्ट अपनी 482 की वो करके कुछ भी कहे वो अलग बात है, मगर नॉर्मली कहीं भी लॉ में नहीं लिखा कि चार्जशीट कितने दिन में जमा होगी। तो अगर आपसे पीटी का क्वेश्चन पूछ ले कितने दिन में होनी है, तो आप लिखोगे कि नो टाइम लिमिट है, कोई टाइम लिमिट नहीं है चार्जशीट फाइल करने की। हाँ अगर स्पेसिफिक पूछ ले कि रेप केस में कितनी होगी, तो फिर आप लिखोगे कि 2 मंथ। और अगर यही पूछ ले कि ये जो 2 मंथ तक किससे आया, तो आपने बताया कि 2018 के अमेंडमेंट से आया, ये तो आपको बताइए, है ना। ठीक है जी, एक तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है आपसे। एक चीज और पूछता है, एक पूछता है आपका इसका क्लॉज 8 है,
तो आपको पीटी में इसमें क्वेश्चन पूछता है, वो क्लॉज 8 से पूछता है। एक पूछता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन का प्रोविजन जो है, अग्रिम इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं सर इसको हिंदी में, है ना। अग्रिम इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोविजन है, अग्रिम अन्वेषण का जो प्रोविजन है, वो कहां पर है, ये पूछ लेते हैं। एक तो गई इन्वेस्टिगेशन, एक होती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन करी, चार्जशीट जमा कर दी, उसके बाद भी कुछ इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत महसूस हो रही है, कुछ और चीजें पता लगाने की जरूरत महसूस हो रही है, तो वो हम आगे कर लेंगे, तो उसे बोलते हैं अग्रिम अन्वेषण। वो कहां पर है, तो वो है 173 क्लॉज 8 में। एक तो क्वेश्चन ये बनता है बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो अग्रिम है, मेरी राइटिंग पे बिल्कुल मत जाना, मेरे को इस पर बिल्कुल सिस्टम समझ नहीं आता। ये अग्रिम जमानत का लिख रहा हूं, देखो मुझे, मैं तो फर्दर ही लिख देता हूं। तो ये जो कह रहे हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, ये कौन कर सकता है, सवाल ये है। या फिर इसको इस तरीके से और स्पेसिफाई करूं, तो क्या कोर्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है या नहीं दे सकता? क्या कोर्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है, नहीं दे सकता? जल्दी बताओ, यस और नो में आंसर करो। मजिस्ट्रेट कराएगा? नहीं नहीं नहीं, देखो यही तो गड़बड़ है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कोर्ट मजिस्ट्रेट कभी नहीं करा सकता। मजिस्ट्रेट इज नॉट एम्पावर्ड टू ऑर्डर फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ऑफिसर इज सोलली हैज द प्रेरोगेटिव, मतलब समझिए कि उसका प्रेरोगेटिव को क्या बोलते हैं हिंदी में, उसका अपना मन है, ऐसे समझो आप, उसकी इच्छा है। ये पूर्ण रूप से पुलिस ऑफिसर पर डिपेंड करता है, उसका मन है कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे या न करे, ठीक है। इवन यहां तक भी मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिस वाला फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दे और जज साहब को इन्फॉर्म भी ना करे मजिस्ट्रेट को, तब भी काम चल जाए। मगर कर्टसी ये कहती है, नॉर्मल प्रोसीजर में तो नहीं है, नॉर्मल जो किसे कहते हैं, जो वो बन गई है, कस्टम सी बन गई है, उसमें तो ये है कि पुलिस वाला इन्फॉर्म कर देता है जज साहब को कि मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। मगर अगर वो नहीं करता तब भी कोई कुछ नहीं कर सकता, उसका खुद का प्रेरोगेटिव है, डिस्क्रिशन है, उसकी मनमानी है। और ये क्वेश्चन पूछ दे अगर, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के मन पे है, कोर्ट का इसमें कोई योगदान नहीं। अब देखो 8 में क्या कह रहा है, वैसे 8 पढ़ लेते हैं, आपको 8 पढ़ लेते कोई कंफ्यूजन हो तो। कह रहा नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिक्लूड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर अ पुलिस रिपोर्ट हैज बीन फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट। तो कह रहा है कि इसमें कहीं भी 173 में रोकता नहीं है, प्रिक्लूड नहीं कर रहा है कि आपने एक बार पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दी तो आप क्या करोगे, उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। एक तो ये बात कह रहा है। फिर कह रहा है एंड व्हेन अपॉन सच इन्वेस्टिगेशन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऑब्टेन फर्दर एविडेंस। अब जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसने कोई एविडेंस ऑब्टेन किया, ओरली किया, डॉक्यूमेंट्री करके, ही शैल फॉरवर्ड to the magistrate a further report or reports regarding such evidence in the form prescribed। तो वो है कि भाई फर्दर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भी कोर्ट में जमा करेगा। इसमें कहीं भी नहीं कह रहा कि कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत है, कोर्ट को इन्फॉर्म करने की भी जरूरत है कि नहीं। इसलिए ये हमेशा रट लो, इसको रट नहीं लो, ये तो कॉन्सेप्चुअल चीज है, रटना मत इसको। ये तो कॉन्सेप्चुअल चीज है कि फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है, जैसे देखो मेरी बात बताओ, अगर कोई कॉग्निजेबल केस है ना, कॉग्निजेबल केस में पुलिस वाला विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट करता है ना, 156 का एक यही तो कहता है, आपने पढ़ा है। तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भाई उसको क्यों जरूरत है लेने की उससे ऑर्डर? कॉग्निजेबल केस है ना ये, है ना, तो उसको कोई जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? बता दो समझ में आ गई नहीं आ गई? यहाँ पर नीचे थोड़ा बहुत कमेंट आते रहता है, ठीक रहता है। हाँ आगे ना, ठीक। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो 173 का आपको ये समझ में आ गया जो मैंने बेसिक समझाया था कि 2 महीने का सिस्टम नहीं है, ये अनलिमिटेड है।
और एक 173A समझा गया, फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाला चाहे तो कर सकता है, चाहे तो ना। 174 इनक्वेस्ट रिपोर्ट। इनक्वेस्ट रिपोर्ट ये भी पूछ लेता है, इनक्वेस्ट रिपोर्ट कहाँ दिया है? 174 में दिया है ना। अब देखो जी इनक्वेस्ट रिपोर्ट का क्या सिस्टम है। ओवरऑल मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ, फिर देख लेना आपको पढ़ने का मन करे तो। ओवरऑल ये है कि किसी की भी अगर अननेचुरल डेथ हुई है, अननेचुरल डेथ में मान लीजिए कुछ भी आ जाए, सुसाइड कर ले, जानवर ने मार दिया, मशीन से मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, फलाने में मर गया, ढिमकाने में मर गया, ऐसा कुछ भी अननेचुरल डेथ होती है और फिर क्या होता है, पुलिस वाले पर खबर पहुंचती है। तो पुलिस वाला क्या करेगा कि भाग के जाएगा उस जगह पर, खुद जाएगा, अपने सबॉर्डिनेट को भेजेगा और क्या करेगा, नक्शा नजरी करेगा, है ना। वहां पर नक्शा नजरी इन द सेंस इनक्वेस्ट रिपोर्ट, उसी को इनक्वेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं। वहां पर देखेगा कैसे हुआ, एक रिपोर्ट बनाएगा, तो उसका नक्शा खींचेगा जहां पर डेड बॉडी पड़ी हुई है टाइप मान लो, है ना, किस चीज से क्या हुआ वो सब पता करेगा। और जो उसके घाव है, जो जख्म है या जो चोट है लगी है, उन्हें देख के अपना ओपिनियन भी बताएगा, उसमें लिखेगा रिपोर्ट कि मुझे लगता है कि इस चीज से इसको हुआ है और इस वजह से इसकी मौत हुई। ये काम जो था इसको बोलता है इनक्वेस्ट। ठीक है, अब देखो क्या है कि वेयर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन or some other police officer especially empowered by the state government in that behalf receive information, उस information मिली that a person has committed suicide, किसी आदमी ने कर लिया आत्महत्या, और has been killed by another, और किसी और आदमी ने किसी और को मार दिया है, और by an animal, किसी जानवर ने मार दिया, किसी मशीन से मर गया, एक्सीडेंट से मर गया। ओवरऑल बात क्या है कि इसमें ये लग रहा है कि किसी और ने इसमें ऑफेंस किया है ना। he shall immediately give इंटीमेशन देयरऑफ टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एक तो क्या करेगा, नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन देगा कि ऐसे ऐसे मेरे पे खबर आई है। एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट एंड अनलेस अदरवाइज डायरेक्ट बाय एनी रूल प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर प्लान ढिमकाना सेल प्रोसीड टू द प्लेस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अब क्या करेगा, प्रोसीड कर जाएगा, जाएगा वहां पर, उस प्लेस पे जाएगा, है ना, वेयर द बॉडी ऑफ सच डिजीज्ड पर्सन इज देयर इन द प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट। दो व्यक्ति और लेगा वहां, दो व्यक्ति और लेगा, उनसे कहेगा आओ भैया इधर आओ, है ना। इनहेबिटेंट ऑफ द नेबरहुड शैल मेक एन इन्वेस्टिगेशन एंड ड्रॉ अप अ रिपोर्ट ऑफ द अपरेंट कॉज ऑफ डेथ। तो ये जो अपरेंट कॉज ऑफ डेथ निकालेगा, क्या भाई क्या लगता है हमें ऊपर से देखने में, प्रथम दृष्टया कैसा लग रहा है, कैसे डेथ हुई होगी, डिस्क्राइब करेगा जैसे ये हुआ है, वो हुआ है, ये चोट लगी है, वो चोट लगी है, किस वेपन से मरा गया, ये सब कुछ उसमें बताएगा। तो इनक्वेस्ट रिपोर्ट क्या होगा, ये इनक्वेस्ट रिपोर्ट के बाद जाएगा और पूरे का मुआयना करेगा उस जगह का, और डेड बॉडी का भी मुआयना करेगा, और 2 लोगों को भी बुला लेगा कि भैया तुम भी आ जाओ, मैं मुआयना कर रहा हूँ, तो देख लो ठीक ठाक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। तो ये सब करेगा, ये होता है इनक्वेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, अब कह रहा था रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय सच पुलिस ऑफिसर एंड अदर पर्संस और so many of them as concur therein and shall be forthwith forward to the DM और ST। तो कह रहा है वो ऑब्वियस बात है, इनक्वेस्ट रिपोर्ट उसने बना ली, और इनक्वेस्ट रिपोर्ट बनाने का क्या करेगा, खुद भी साइन कर देगा, 2 लोग जो इकट्ठे कर दोनों भी साइन करा लेगा, और SDM DM को भेज देगा कि ये लो इनक्वेस्ट रिपोर्ट, है ना। ये तो ठीक है। तो इनक्वेस्ट रिपोर्ट समझ में आ गई, बेसिक इनक्वेस्ट रिपोर्ट का आइडिया समझ में आ गया कि मान लो कि पुलिस थाना है आपका, वहां पे फोन आया कि अरे सर ऐसे यहाँ पर एक अभी गाड़ी ने टक्कर मार दी, 2 आदमी मर गए, ऐसे तो खबर पहुंचती है ना, 100 नंबर कॉल हुई। अब पुलिस वाले को मिल गई खबर, तुरंत SDM और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा, सर ऐसे ऐसे उस रोड पर खबर मिली है, 2 आदमी मारे गए। ठीक है, और यहाँ से अपने कैसे बोलेगा जाओ भाग के उस जगह पहुंचो, वो ऐसा ही आएगा भगता भगता, तो तुरंत एकदम डेड बॉडी को एकदम कब्जे में ले लेगा, कोई छेड़े नहीं उस स्पॉट को, पब्लिक खराब ना करते, भाई एविडेंस भी तो कलेक्ट करना है ना। फिर वहां पे अपना एक रिपोर्ट बनाएगा उसको, इसमें मुझे देख के लग रहा है पैर टूटा हुआ था, हाथ ऐसा था, सर के ऊपर से गाड़ी निकल गई थी, ये था वो था, फलाना लिखवाना, सब बना बनू के अपना 2 लोगों को साइन करा के और DM SDM को रिपोर्ट बनाकर भेज दें। ये है क्वेश्चन। ठीक है जी। अब इसका तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा एक्चुअल में क्या कह रहा है कि कुछ केस ऐसे भी हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा इनक्वेस्ट, मतलब कि
ये वाले जो केस थे ऊपर, उसमें तो पुलिस वाला भी कर रहा है, पर कुछ थोड़ा सीरियस टाइप के केस है, महिलाओं के खिलाफ केसों की खासकर मैं बात कहूँ तो उसमें क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा। तो देखो क्या कह रहा है, एक केस है कि वुमेन ने सुसाइड कर लिया 7 साल के अंदर, दूसरा है कि वुमेन की क्या हो गई, डेथ हो गई है और रीजनेबल सस्पिशन है कि उसके साथ किसी ने, उसके रिश्तेदारों, उसके पति ने कुछ ऑफेंस किया है ना। और यहाँ पर 7 साल के अंदर किसी की, लेडीज की डेथ हो गई शादी के 7 साल के अंदर, और उसके घर वालों ने रिक्वेस्ट करी है कि सर हमें तो लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है, आप चेक करो। और या फिर कॉज ऑफ डेथ का लेके कोई डाउट है, ऐसे में क्या करेगा कि एग्जीक्यूटिव ही करेगा, तो फिर एसएचओ जाके नहीं करेगा, फिर वहां पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही करेगा। तो आपने कभी कभी देखा होगा ऐसे बहू जलाकर मार दी है ना, खबरें आती है ना, उसने आत्महत्या कर ली, तो ऐसे मामलों में इनक्वेस्ट करने एसडीएम साहब आते हैं, कभी कभी सुना होगा, अरे वो मजिस्ट्रेट साहब आए तो वो इनक्वेस्ट बनाने आते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 174 में कि किन मामलों में, मगर एक बार याद कर लो कि महिलाओं के मामले में ज्यादातर देख रहा है ये, तो शादीशुदा महिलाओं के साथ जो अपराध घटित होते हैं उन मामलों में एसडीएम साहब तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरा फिर देखो क्या कह रहा है इसके बाद, मैं ये देख रहा हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, द फॉलोइंग मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड, देखो ये चौथा देखो उसका, वहां कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव, जो तीसरे में कह रहा था कि एग्जीक्यूटिव होगा, अब उस एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है ये कह रहा है। तो इसमें देखो उन्होंने डीएम भी लिया है, एसडीएम भी लिया है और एग्जीक्यूटिव भी लिया है, मतलब तो तीनों तरीके के, कोई भी एग्जीक्यूटिव प्रशासनिक में सारे लिए इसने। तो ये सब लोग क्या कर सकते हैं, इनक्वेस्ट कर सकते हैं, इनक्वेस्ट रिपोर्टें बना सकते हैं, इनक्वेस्ट कर सकते हैं ना। तो ये चीज होकर पूछ रहा था कि इनक्वेस्ट के लिए एम्पावर कौन कौन है। तो अगर शादी का महिलाओं के साथ कोई अपराध हुआ तो उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तीनों तरीके के, और नॉर्मली पुलिस वाला भी इनक्वेस्ट करते हैं। क्वेश्चन जो पूछता है 175 वही वाली बात कर रहा है, सम्मन उम्मन वाली बात कर रहा है कि जो 2 लोगों को बुलाने की बात हो रही थी ना, तो ये भाई साहब 2 लोगों को बुलाएंगे और वो उनका काम है कि वो आए, है ना। देखो अब पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर 174, तो वो जो बेचारा 174 में काम कर रहा है, बाय ऑर्डर इन राइटिंग समवन 2 और मोर पर्सन आर अफोरसाइड फॉर द पर्पज ऑफ साइड इन्वेस्टिगेशन एंड अदर पर्सन हु अपीयर्स टू बी acquainted with the fact of the case and every person who summoned shall be bound to attend and to answer truly all questions। तो ठीक है, सब पूछता भी नहीं है वैसे, मगर 2 लोगों को जो हम बुला रहे हैं इन्क्वेस्ट के लिए, सामने खड़े करने के लिए, उनको सम्मन जो देते हैं वो आप 175 में देते, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट एक रीडिंग तो मार लेना, ठीक 174। और 176 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि 174 में तो इंक्वेस्ट होती है, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, मजिस्ट्रेट जांच करते हैं, तो वो 176 में उन्होंने दिया। कैसे मामले कह रहा है, व्हेन द केस इज ऑफ अ नेचर रेफर टू इन क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ऑफ सबसेक्शन 3, द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वायरी शैल and in any other case mentioned in subsection 1 of section 174, any magistrate so empowered may hold an inquiry into the cause of death either instead of or in addition to the investigation held by the police officer। कहना ये चाह रहा है कि 174 में जो मामले थे ओवरऑल आप ये समझ लीजिए कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर चाहे, मान लीजिए कोई बहुत, जैसे अभी आपने खबर सुनी होगी 2 दिन पहले आई, दीप सिद्धू है जो पंजाब का एक्टर था, और लाल किला वाली जो इसमें साजिश हुई थी अभी, उसमें उसका नाम था वकील साहब, उसका भी एक्सीडेंट हो गया पंजाब में, आपने सुना होगा। अब रोड एक्सीडेंट है, ठीक है जी। अब मान लीजिए वैसे तो नॉर्मली पुलिस के पास फोन है, भाई एक कार का एक्सीडेंट हो गया, पुलिस वाला क्या जाके इन्क्वेस्ट होने लग गया, मगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि यार ये तो दीप सिद्धू है, तो एक काम करो भाई, मामला थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है, तो उसने कहा है 176 में अगर उसका मन करे तो इन एडिशन टू, मतलब वो करेगा और चाहे तो ये भी कर सकता है या उसकी जगह भी कर सकता है। तो पुलिस वाले से तो बोल रहे छोड़ मैं खुद करूंगा, तू मत कर इस काम को, और या बोले तूने कर लिया तो मैं भी करूंगा, मैं ज्यादा जानता हूँ तेरे से, तो मैं भी कर लेता हूँ, प्रिकॉशन के लिए मान लो। तो 176 ये बता रहा है कि 174 वाले मामलों में चाहे तो भाई साहब मजिस्ट्रेट जो इंक्वायरी कर सकते हैं कॉज ऑफ डेथ की, वो उसमें करके उसकी जगह पर उसकी मतलब इंस्टीड ऑफ और एडिशन दोनों ही उसमें कर सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल बात है, पूछता नहीं है 176 में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट 1A।
इंपॉर्टेंट जो क्लॉज 1A है, कह रहा है कि अगर कोई पर्सन गायब हो जाता है या मर जाता है या फिर किसी महिला के साथ रेप हो जाता है, मर गया या फिर गायब हो गया या फिर रेप हुआ है इन कस्टडी, ये तीनों चीजें जो हुई है ना वो कस्टडी में हुई, तो फिर क्या होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट आ जाएगा, अब वो करेगा इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1A 176 में इंपॉर्टेंट है वो 1A है कि अगर पुलिस कस्टडी में ये चीजें होती है, कोई व्यक्ति मर जाता है, गायब हो जाता है या रेप होता है किसी मेरे साथ, तो फिर ना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा ना कोई करेगा, वहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर मान लीजिए और कर लीजिए MM मेट्रोपॉलिटन, सेम उसमें ये दोनों लोग उसमें क्या करते हैं, इंक्वेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है 176 में आपके पीटी पर्पस। 174 में पुलिस वाला जा रहा था, महिला के साथ शादी के बाद कोई अपराध हुआ तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जा रहा था, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तीनों क्लास ले रहे थे आप। 175 में आप दो लोगों को बुलाने के लिए संबंध देते, 175 में दे रहे थे, और 176 में अगर पुलिस कस्टडी में कुछ हो रहा है, मर रहा है, गायब हो रहा है, रेप हो रहा है, तो फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट करता है। ये इंपॉर्टेंट है ना। देखो एक चीज और है इसका, तीसरे से आज तक पूछा नहीं है, मुझे लगता भी नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, मगर जब पढ़ता हूं तो पता नहीं कि दिल खींच लेता है अपनी तरफ कि यार ये तो पढ़ना ही चाहिए। क्या कह रहा है देखो, कह रहा वेन एवर सच मजिस्ट्रेट कंसिडर्स it expedient to make an examination of a dead body of any person who has been already interred in order to discover the cause of his death, the magistrate may cause the body to be disinterred and examined। तो मान लीजिए कि किसी मजिस्ट्रेट को इन्क्वेस्ट करने का मौका मिल नहीं पाया और वो भाई साहब दफना दिए गए, ठीक है, और उसे लग रहा है कि नहीं इसकी डेड बॉडी की तो जांच होनी चाहिए, तो वो मजिस्ट्रेट अगर चाहे ना तो उसको दोबारा खुदवा देगा, कबर को बाहर निकलवाएगा, फिर एग्जामिन करेगा। इतनी पावर है इन्क्वेस्ट करने के लिए, समझे। ये तीसरे में दिया हुआ है, नॉट सो इम्पोर्टेंट बट पढ़ने में अच्छा लगता है ना कि भाई इतनी पावर करके दोबारा निकलवा लेगा कबर में से। एक ये चीज पकड़ के चलो आप। और तो इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। फिर आपका शुरू हो जाता है 177 से, और 177 से 189 तक जो चलता है आपका, चलता है ज्यूडिक्शन, कहां पर FIR करनी सही रहेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यहां से आपको बनना ही चाहिए, अच्छा चैप्टर है आपका, इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर खत्म हो चुका है, अब आपका शुरू हो गया ज्यूडिक्शन से। तो 177 जो है वो बहुत ही बेसिक जनरल डिक्लेरेशन की बात कर रहा है, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्वेश्चन भी 177 से ही बनाता नहीं। कह रहा है कि नॉर्मली, कह रहा है कि ऑर्डिनरी ऐसा होना चाहिए कि जिस लोकल ज्यूडिक्शन में ऑफेंस हुआ है वहीं पर FIR होनी चाहिए। ये तो हम भी जानते हैं भाई, मैंने यहाँ पे किया है तो ये थाने में होनी चाहिए FIR। नॉर्मल डिक्लेरेशन दे रहा है, जनरल डिक्लेरेशन, बाकी के सारे एक्सेप्शन है। यही डिक्लेरेशन जनरल था, बाकी के सब इसके एक्सेप्शन ही मानते थे। 178 देखो, कह रहा है कि when it is uncertain in which of several local area an offense was committed। अब यही नहीं पता लग रहा है कि अनसर्टेनिटी है कि किन किन इलाकों में हुई है ना, तो फिर जिस मर्जी इलाके में कर लो आप FIR। ओवरऑल देखो मैं आपको एक बात बताऊं, सरकार का काम क्या है, सरकार का काम है कोई ऑफेंस उसकी FIR लॉज होनी चाहिए। सरकार का तो यही काम है ना, सरकार का मतलब जो इच्छा है वो यही है कि कोई भी अगर अपराध होता है तो एक FIR लॉज होनी चाहिए और अपराधी को उसकी सजा मिले, यही तो बस चाहते हैं। और लोग क्या चाहते हैं, तो FIR कहाँ लॉज हुई इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ओवरऑल बात ये है कि इतना भी बहुत क्या कहते हैं उसको, इन्होंने क्या बोलते रिजिड नहीं किया इन्होंने इसको, इसे लिबरल रखा है कि FIR आप दूसरे इलाके में कर लो तो क्या ही फर्क पड़ेगा, FIR हो रही है ये। तो वही कह रहा है कि अभी जब अनसर्टेन हो तो कहीं कर लो, है ना। अब मान लो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, मान लो बस में मान लीजिए कि कोई जेब कतरा है, जेब काटता है ना बस में, अब बस तो बहुत लंबा सफर तय करती है। अब जब वो बंदा उतरा, एक जगह से बैठा, 10 किलोमीटर बाद जाके बस से उतरा, 15 किलोमीटर बाद उतरा, जब उतरा था उसे पता लगा मेरी तो जेब कट गई। अब उसे पता ही नहीं है कहाँ पर हुआ है मेरे साथ अपराध, कहाँ हुआ कहाँ पता उसको,
कौन से थाने के जुडिक्शन में हुआ, कहीं भी कर लो। कह रहा वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड पार्टली इन वन लोकेलिटी और पार्टली इन अदर, ठीक है, ये भी हो जाता है, आधा यहाँ हुआ आधा वहां करा। ये चीज आपसे पूछता नहीं है, ये बहुत बेसिक चीज है, इसमें ये तो नहीं पूछेगा कि अनसर्टेनिटी है तो उसका प्रोविजन कहाँ पर है, कि ये नहीं पूछेगा आपसे। नॉर्मली हाँ ये पूछ सकता है कि अनसर्टेनिटी है तो कहाँ करोगे, आप एफआईआर कहाँ लॉन्च करोगे, ये पूछ सकते हैं। तो आप बता ही सकते हो कि जहां मर्जी कर लो, जहां इच्छा आपकी हो, है ना। तीसरा कह रहा है कि वेयर एन ऑफेंस इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस एंड कंटिन्यूज टू बी कमिटेड इन मोर लोकल एरिया देन वन। जैसे कंटिन्यू ऑफेंस कौन से होते हैं, जैसे क्रूअल्टी है। अब पता लगा एक मियाँ बीवी संग रहते थे और वो पहले दिल्ली में थे, शादी वादी हुई जब दिल्ली में थे, यहाँ पे बहुत मारा पहले 4 दिन, फिर उन्हें बड़ा बुरा लगा यार, बड़ा गिल्ट फील हो गया अपनी बीवी को इतना मारा, और कोई बात नहीं एक काम करो आपको हनीमून पे लेके चलता हूँ, तो यहाँ से शिमला ले गया हनीमून। एक दिन तो बढ़िया रहे, दूसरे दिन फिर गुस्सा आके फिर मारा, कह रहे तुम लायक नहीं हो इसके, वापस चलो। वापस लेके आए तो उसे मायके छोड़ाए, मायके यूपी में। अब फिर कभी कोई बात हो गई फोन उनका, घर जाके मार कर आए। अब समझ में नहीं आ रहा कि मार कहाँ रहे हैं, 3 स्टेट में जाके मार रहा, तो फिर ये कंटिन्यू टाइप का ऑफेंस है क्रूअल्टी। ओवरऑल मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो क्रूअल्टी का कहीं भी जहां आपकी इच्छा करे वहां कर लो, है ना। और वेयर इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्ट डन इन डिफरेंट लोकल एरिया, तो मान लीजिए कोई ऑफेंस ऐसा है जिसमें बहुत सारे एक्ट है और वो अलग अलग एरिया में करे गए हैं, तो फिर इट मे बी इंक्वायर्ड इनटू ट्राइड बाय कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन ओवर एनी ऑफ सच लोकल एरिया, उनमें से किसी भी लोकल एरिया में आप कर सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बेसिक सा पूछता है वैसे तो ये। जैसे कि मान लीजिए 181 है, अब 181 में बहुत सारे एक वो हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करो कि कह रहा है ए को किडनैप किया दिल्ली से, है ना, और ए को लेके चले गए दिल्ली से यूके किडनैप करके। अब चाहे दिल्ली में एफआईआर कर लो या जहां पर ए मिले, यूके में तो पकड़ा गया, वो यूके में धर लिया उसको, यहाँ किडनैपिंग हो सकता है। तो जैसे 181 में इसका भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे एक मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब 181 में ऐसे बहुत सारे दिए हुए हैं जिनका आपको देख के समझ में आ जाएगा, अच्छा इसका तो यहाँ भी हो सकता है वहां भी हो सकता है। एक देखो बेसिक मैं पढ़ देता हूँ, तो मुझे थोड़ा ना एक्चुअल में क्या ये वाले जो सेक्शन है ना, इम्पोर्टेंट भी कम है और थोड़े से यूजफुल नहीं है, मतलब इन द सेंस पीटी पर्पज से ज्यादा। अगर आप भी नॉर्मली एक रीडिंग करोगे तो यू कैन इजीली समझ जाओगे उसमें कि कुछ है नहीं, ये तो बेसिक है। और प्रोविजन पूछता नहीं है एक्चुअल में, आपसे पूछता है वो, अगर पूछेगा भी तो ये पूछेगा मान लीजिए कि एक ही किडनैपिंग दिल्ली से हुई है और ये मिला उत्तराखंड में, तो कहाँ एफआईआर कर सकते हो, तो ये दिल्ली में भी कर सकते हो और मिला है वहां पर वहां भी कर सकते हो, है ना। अब देखो एनी ऑफेंस ऑफ बीइंग अ ठग, मर्डर कमिटेड बाय ठग, डकैती हुई है, डकैती भी तो मर्डर हुआ है ना। बिलोंगिंग टू अ गैंग ऑफ डकैत अगर कोई मामला है, एस्केपिंग फ्रॉम कस्टडी, तुम कस्टडी से भाग गए, तो ऐसे मामले जहां पर वो बंदा मिले वहां पर भी कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। किडनैपिंग एब्डक्शन की बात कर रहा है तो जहां से रखा गया था वहां भी कर सकते हो, जहां छुपाया गया था वहां भी कर सकते हो, जहां जहां ले जाया गया वहां भी कर सकते हो। सपोज करो कि यूके ले जाते हो, पहले उसे रखा था यहाँ पर रुड़की में, फिर लेके गए थे रिश्वत, तो रुड़की में भी कर सकते हो। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी है, इसमें क्या है, जहां पर भैया रिसीव प्रॉपर्टी वहां भी कर सकते हो, जहां प्रॉपर्टी रखी गई है वहां भी कर सकते हो, है ना। तो ये सब बेसिक सी चीजें, ये इतना मतलब नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये तो आप खुद ही बता दोगे। एक कभी कभी 182 से सिर्फ इतना पूछ लेते हैं भाई साहब एग्जामिनर के ऑफेंस कमिटेड बाय लेटर्स, अगर लेटर के थ्रू करा गया कोई ऑफेंस तो वो कहां पर दिया है, प्रोविजन पूछ देता है, थोड़ा सा अलग है ना, तो पूछ देता है कभी ऑफेंस अगर रहते तो कहाँ दिया है, तो लेटर के थ्रू अगर कोई ऑफेंस हुआ तो 182 में दिया है, इतना पूछ देता कभी कभी। बहुत कम चांस है, 5% चांस मानो आप इसके, मगर बाई चांस 5% चांस भी है तो मैं पूछूँ, इतना तो एक बार देख ही सकता हूँ। इसका इंपॉर्टेंट 183 है, यहां से पूछता कई बार क्वेश्चन, 183 से क्वेश्चन पूछता। ये कह रहा है कि एक ट्रेन है, 183 वो कह रहा है कि एक ट्रेन है, इसमें एक भाई साहब हैं, एक वो सफर कर रहे हैं, वो जा रहे हैं दिल्ली टू रायपुर, ठीक है, दिल्ली टू रायपुर जा रहे हैं। अब रास्ते में एक अपराधी किस्म के व्यक्ति थे जो तो चढ़े, वो भी थे, उन्होंने इनकी चोरी कर ली, इनका बैग ही लेके किसी स्टेशन पर उतर गए। अब ये समझ लीजिए कि 183 आपको ये कहता है कि ए ने जहां से ए बैठे और जहां तक करी यात्रा रायपुर, वहां तक कहीं भी एफआईआर लिखवा सकते,
मतलब FIR इन से ट्राइड इनटू इंक्वायरी, वही वाली बात है कि वहां के किसी भी जुडिक्शन में आ रहे हैं, है ना। तो दिल्ली से लेकर राजकोट तक, तो मान लो सपोज करो कि दिल्ली से चले थे, इनका बैग चोरी हो गया, इन्हें पता लग गया आगरा उतर गए, ठीक है, सपोज करो आगरा उतर गए, तो अब ये दिल्ली से आगरा तक लिखवा सकते हैं, अब रायपुर तक, जहां तक इन्होंने मतलब कि अपनी जर्नी कंटिन्यू करी वहां तक लिखवा सकते। ऐसा ही बी के बारे में कहा गया है कि ए और बी, मतलब कि जिसके खिलाफ हुआ ऑफेंस या जिसने किया, दोनों में से कोई भी अगर मतलब कि यात्रा में है, जर्नी में है, तो जहां तक वो जर्नी में है वहां तक उसको उसके खिलाफ वहां पर उसे ट्राई किया जाता है। मान लो ए उतर गए, सॉरी ए की तो चोरी हुई है ना, ए उतरे आगरा पे, ठीक है, मगर जो बी था जिसने चोरी करी थी वो आगरा से आगे चला गया, वो उतरा भोपाल, और उतरा कहाँ, भोपाल पे, तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। ए ने बता दिया कैसे से मेरा बैग चोरी हो गया, पुलिस वाले लाइन पे लग गए, हो सकता है मैं VIP हूँ, बी को पकड़ लिया भोपाल में, तो फिर बी को इंक्वायरी ट्राई कहाँ कर सकता है, भोपाल में कर सकता है। ओवरऑल बात ये, ठीक है। अब देख लो यहां से पूछ देता 186, इंपॉर्टेंट है कि व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड व्हाइल द पर्सन बाय और अगेंस्ट टू, जो मैं कहता कि जिसके खिलाफ हुआ है या जिसने किया है, और द थिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, जिस चीज के संबंध में वो अपराध घटित हुआ है, द ऑफेंस इज कमिटेड इज इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग अ जर्नी और वॉयज, तो पानी वाला हो जाएगा जैसे मान लो, द ऑफेंस में बी इंक्वायर्ड इनटू ट्राइड बाय कोर्ट थ्रू or into whose local jurisdiction that person or thing passed in the course of that journey। तो ये चीज पूछ देता है, ये इंपॉर्टेंट है, जहां तक जर्नी कर रहा है व्यक्ति किसी भी लोकल जुडिक्शन को है वो ट्राई कर सकता है इंक्वायरी, ठीक है जी, ये भी हो गया आपका। अब देखो एक 186 देख लो, पूछा नहीं गया कई बार, मगर पूछेगा तो मुझे मतलब खुशी होगी कि वो 186 से क्वेश्चन बनाए, अच्छा लगता है। कह रहा है कि वेयर 2 और मोर कोर्ट्स हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द सेम ऑफेंस, कह रहा है एक ही ऑफेंस का सेम ऑफेंस है और 2 कोर्ट्स ने क्या लिया, कॉग्निजेंस ले लिया, ठीक है। तो मान लीजिए कि दिल्ली वाले कोर्ट ने भी ले लिया, वही वाला बता रहा हूं मैं आपको, किडनैपिंग वाला, मान लो दिल्ली वाले ने ले लिया, यूके वाले ने ले लिया, ठीक है, यहां से किडनैप हुआ था और वहां पर मिला था वो, तो दिल्ली ने भी कॉग्निजेंस ले लिया और यूके वाले ने ले लिया। और इसको थोड़ा सा और आपके लिए अच्छा कर दो, दिल्ली में भी 2 जगह मान लो दिल्ली में सपोज करो कि साकेत वाले ने भी ले लिया और द्वारका वाले ने ले लिया, ठीक है। ऐसे पहला वाला ये समझो, क्योंकि एक स्टेट में 2 करना चाहता हूँ, 2 स्टेट का अलग होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो क्या कहना, तो फिर क्या होगा, एंड अ क्वेश्चन अराइजेस एज टू विच ऑफ देम ऑट टू इंक्वायर इनटू और ट्राई दैट ऑफेंस। क्वेश्चन ये आ जाए कि इन दोनों में से आखिर अब केस चलेगा कहां पर, भाई मैटर तो वही है, तो क्वेश्चन को डिसाइड कौन करेगा, ये क्वेश्चन उठकर आया 186। तो फिर देखते हैं, द कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट बाय दैट हाई कोर्ट। तो भाई दिल्ली में साकेत वाला भी दिल्ली हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, द्वारका वाला कोर्ट भी दिल्ली हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, तो दिल्ली हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सा कोर्ट है इस केस को चलाएगा। 186 का पहला बहुत बेसिक है, समझ में आ गया होगा कि भाई एक ही हाई कोर्ट के अंतर्गत दोनों आते हैं तो वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। और बी कह रहा है कि द कोर्ट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट, जैसे दिल्ली और यूके वाला, अब ये तो दोनों कोर्ट जो सबऑर्डिनेट नहीं है ना एक दूसरे हाई कोर्ट के अंडर में, बाय द हाई कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ अपेलेट क्रिमिनल जुडिक्शन द प्रोसीडिंग और फर्स्ट कमेंस। तो कह रहा है कि पहले कहां पर FIR लिखी गई थी, पहले कहां पर मैटर शुरू हो गया था, मान लो यहाँ साकेत है और ये हरिद्वार है, अब ये यूके हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है, ये दिल्ली हाईकोर्ट में आता है। तो कह रहा है कि अब ये वाला मैटर हो जाएगा, तो फिर कौन डिसाइड करेगा, जहां पर पहले प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी, सपोज करो कि पहले प्रोसीडिंग साकेत कोर्ट में स्टार्ट हुई थी, तो दिल्ली हाईकोर्ट के पास पावर आ जाएगी, ये डिसाइड करेगा कि मैटर को कौन सुनेगा। और अगर यही बात पहले अगर हरिद्वार में हो गई होती तो यूके करता। इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं इस क्रिमिनल में कि दोनों हाईकोर्ट अलग अलग है तो उसके सुप्रीम कोर्ट पहुंच के आप डिसाइड करो, नहीं, जहां पहले मामला इनिशिएट हो गया वो हाईकोर्ट डिसाइड कर रहा है कि मैटर कहां पर। और अगर दोनों एक ही है तो बात ही खत्म हुई, हाईकोर्ट पर चले। ये 186 इंपॉर्टेंट है, अच्छा सेक्शन है, इसे जरूर ध्यान रखना।
और ध्यान रखने की इतनी, इतना मैंने बता दिया, अगर ये दिमाग में आपने सुन लिया ना ऐसे के ऐसे, तो आप क्वेश्चन ठीक कर दोगे, कोई आपको दिक्कत नहीं। ठीक है जी। इसके बाद देख लेते हैं क्या है, और इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं है। 190 पे आ जाओ। मैं जरा 1 सेकंड रुकना, लाइट जला लूँ जरा, यहाँ अंधेरा होगा। ठीक है, तो अब आ जाएंगे हम 190 पे। 190 बड़ा अच्छा सेक्शन है, पीटी में क्वेश्चन पूछ लेता है, और पूरे सीआरपीसी में अगर किसी को सेक्शन सबसे ज्यादा याद रहता होगा, मुझे ऐसा लगता है, तो 190 रहता है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा है कि कॉग्निजेंस, देखो बिना कॉग्निजेंस लिए कोर्ट में कोई मामला चलता है, बिना कॉग्निजेंस लिए कोर्ट में जब तक संज्ञान नहीं लेगा कोर्ट, तो मामला शुरुआत नहीं होगी। कह रहे हैं हम संज्ञान किन किन चीजों पर लेंगे, ये 190 बता रहे हैं। कॉग्निजेंस होता क्या है ये नहीं बताता 190। 190 ये बताता है कि कौन लेगा और किन चीजों पर लेगा, दो चीजें बताता है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि कौन लेगा, कॉग्निजेंस लेगा कौन, है ना। एक फिल्म थी, उसमें डायलॉग था, सेक्रीफाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्याग बोलते हैं ना शायद, हाँ, त्याग या बलिदान। तो एक बार एक फिल्म में देखा था, उसमें डायलॉग ये होता है कि सवाल ये है कि बलिदान देगा कौन, तो वाली बात है कि सवाल ये है कि कॉग्निजेंस लेगा कौन। 190 बता देगा। नॉर्मली फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वैसे लेता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लेता है, कॉग्निजेंस की पावर जो होती है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को, बड़े से बड़े केस। इवन आप ये समझ लीजिए कि जो मर्डर और जो रेप या एक से हीनियस क्राइम है, उनका भी कॉग्निजेंस पहले फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही लेता है, फिर उसको कमिट करता है। कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता है। चलो मैं बताऊंगा तो बहुत सारी बातें आगे आएंगी। Subject to the provision of this chapter, any magistrate of the first class and any magistrate of the second class specially empowered in this behalf under section 2। तो वो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट तो स्पेशली एम्पावर होना चाहिए अंडर सबसेक्शन 2। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को इन्होंने पावर दी कि एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। और अगर सेकंड क्लास को देख लें, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को अगर देख लें, तो उसकी पावर इसमें क्लॉज 2 में देख लेते हैं पहले। कहता सीजीएम में एम्पावर, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कब ले सकता है कॉग्निजेंस, जब सीजीएम उसको एम्पावर करे। एनी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास टू टेक कॉग्निजेंस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सच ऑफेंस एज आर विद इन हिज कंपिटेंस टू इंक्वायर इनटू और ट्राई। मतलब कि जैसे मान लो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को इंक्वायरी और ट्राई की जो पावर दी गई है, किन मामलों को ट्राई कर सकता है, वो आपको देखने के लिए कहां जाना पड़ेगा, पीछे शेड्यूल में जाना पड़ेगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट बहुत छोटा मजिस्ट्रेट होता है, इसके बेचारे की पावर ही वैसे भी पनिशमेंट की भी 1 साल है, पनिशमेंट की भी 1 साल है, और इसकी ट्राई करने की जो पावर है वो बहुत कम है, छोटे मोटे मैटर देखता है बेचारा। तो अगर सीजीएम ये बोल दे, सीजीएम से एम्पावर कर दे कि ठीक है जिन मैटरों को आप ट्राई कर सकते हो उनका आप कॉग्निजेंस भी ले सकते हो, बस हर मैटर का नहीं। मगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तो मर्डर केस का भी ले सकता है, बल्कि ट्राई नहीं कर सकता, ट्राई करने की पावर नहीं है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, मगर कॉग्निजेंस फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लेगा। ये 190 बताता है। और ये क्वेश्चन पहले आप रख लो, आपसे पूछेगा कौन कौन ले सकता है। तो देखो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तो आप आंख बंद करके मारोगे क्या ये तो आता है मुझे, मगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का जरूर ध्यान रखना कि वो स्पेशली एम्पावर्ड होना चाहिए। और एम्पावर में फिर 2 कंडीशन आ जाएगी कि एम्पावर करेगा सीजेएम और उन्हीं के लिए एम्पावर करेगा जिन्हें वो ट्राई कर सकता है। अगर वो ट्राई नहीं कर सकता तो फिर वो उसका कॉग्निजेंस। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ट्राई नहीं कर सकता मगर कॉग्निजेंस ले सकता है। एक तो क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो बन गया। फिर कह रहा है देखो किस किस पे लेगा, तो एबीसी बता रहा है। पहला कह रहा है क्या, कंप्लेंट पे, पहला कह रहा है कंप्लेंट पे लेंगे। तो हमें पता है 200 से 204 वाला भी हम पढ़ेंगे भी, है ना। 200 से 204 वाला जो पढ़ेंगे, किसी ने कंप्लेंट फाइल करी उस पर कॉग्निजेंस ले लेगा।
दूसरा कह रहा पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट आपको पता ही है वही 169, 170, 173 चार्जशीट फाइनल रिपोर्ट उस पर ले लेगा। और तीसरा कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन मिल रही है या फिर ओन नॉलेज, तो भी लेगा। ठीक है ना, तीन है, कंप्लेंट पे लेगा, पुलिस रिपोर्ट पे लेगा और इंफॉर्मेशन नॉलेज पे भी लेगा। इसे एबीसी बिल्कुल ऐसे याद कर लो, कभी कभी यही पूछ देता है आपसे कि पुलिस रिपोर्ट पे लेगा कहां दिया है, 190 क्लॉज 1 का बी दिया है, जो पुलिस रिपोर्ट की बात करता है। 190 क्लॉज 1 का ए दिया है, कंप्लेंट की बात करता है। ये तो आपको क्लॉज और सब क्लॉज तक याद करना पड़ेगा, रट लो। मैं भरोसा कर रहा हूं कि रटा पड़ा होगा आपको, है ना। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में वो भी आया है आपके 173 से में याद आ गया मुझे, जब इसका कॉग्निजेंस की बात हो रही है। तो सपोज करो 169 रेड विद 173 पुलिस ने लगाई फाइनल रिपोर्ट, मतलब कि हमें लगता है कि एक्यूज ने कोई ऑफेंस नहीं किया। ठीक है, पुलिस वाला ये कह रहा है हमें लगता है कि एक्यूज ने कोई ऑफेंस नहीं किया। तो क्या सवाल ये, तो क्या मजिस्ट्रेट इस पर कॉग्निजेंस लेगा या नहीं लेगा? पुलिस ने बोला कि हमें सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले, हमें लगता है कि उसने ऑफेंस नहीं किया, हम इसमें क्लोजर रिपोर्ट लगा रहे हैं, फाइनल रिपोर्ट लगा रहे हैं, क्लोजर रिपोर्ट लगा देते हैं हम क्लोज कर रहे हैं इसको। अब हमें बताइए क्या मजिस्ट्रेट इसमें कॉग्निजेंस ले सकता है या नहीं ले सकता? बताओ जी। बताओ, इसमें तो यस नो करना होता है। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर दूं। पुलिस वाले ने बोला कि मेरे हिसाब से मुझे ऐसे एविडेंस नहीं मिले जिसमें कि इसने ऑफेंस किया हो, तो मेरे लगता है नहीं किया है, निर्दोष है बेचारा। अब बताइए मजिस्ट्रेट इसमें कॉग्निजेंस ले सकता है कि नहीं ले सकता? हाँ ले सकता है, ले सकता है, वेरी गुड। मजिस्ट्रेट कभी भी पुलिस रिपोर्ट से बाउंड नहीं है, वो क्लोजर लगाए 169 में और चाहे वो 170 में चार्जशीट लगाए। मजिस्ट्रेट कभी पुलिस रिपोर्ट से, पुलिस ओपिनियन से बाउंड नहीं है कि पुलिस वाले क्या सोचते हैं। मजिस्ट्रेट चाहे तो क्लोजर पे भी ले ले और चार्जशीट पे भी ना ले। चार्जशीट पे भी कहते नहीं ले रहा कॉग्निजेंस, बताओ क्या करोगे? टोटली डिस्क्रिशन ऑन मजिस्ट्रेट, हाँ बिल्कुल। तो दोनों ही स्थिति में, चलो ठीक है, तो आपको वैसे ही पता ही है, मतलब ये क्लियर हो गई अब कि वो चाहे तो क्लोजर पे ले ले और चाहे तो चार्जशीट पर न ले। तो दोनों स्थिति में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेफिक्र रहिए आप, है ना। चलो 190 हो गया। 191 नॉट सो इम्पोर्टेंट, वन रीडिंग मार दो। और वन रीडिंग कुछ नहीं, मैं आपको बताया था, बहुत सिंपल सी बात है कि आपका एक केस एक मजिस्ट्रेट के पास चल रहा है, आपको लग रहा है नहीं भैया ये मजिस्ट्रेट ना मेरे खिलाफ बायस है या मतलब फलाना ढिमकाना कुछ भी आपको लग रहा है, आपको वैसे मुझे चेंज कराना, मुझे नहीं चलाना जी अपना मैटर मजिस्ट्रेट साहब, ये मुझे सुनेगा तो मेरे खिलाफ ही डिसीजन देगा। तो आप सीजीएम के यहाँ एक एप्लीकेशन लगा दो कि सर मेरा केस ट्रांसफर कर दो यहाँ से। तो वो उठा के एक मजिस्ट्रेट से उठाएगा, सीजीएम के अंडर में कई सारे आते हैं, इससे उठाएगा, इसको दे देगा, तेरा भाई तू सुन ले, रमेश सुरेश को दे देंगे। ठीक है, ठीक है जी, बस इसमें और कुछ भी नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, मगर ऐसा हो जाए तो। 192 इज मेकिंग ओवर, वही जो 191 में अभी दे रहा था एप्लीकेशन पर, यहाँ पे देगा अपनी मर्जी पर। मेकिंग ओवर होता है तो एक से केस उठा के दूसरा उठा। क्या कह रहा है देखो, एनी सीजेएम में चाहे तो आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, सीजीएम ने कॉग्निजेंस ले लिया, मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी ट्रायल टू एनी कंपिटेंट मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट। तो ऑब्वियसली सीजीएम चाहे, सीजीएम लेगा कॉग्निजेंस, इस जुडिशियल मजिस्ट्रेट से उठाएगा, इस वाले जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे देगा। सॉरी, सीजीएम ने कॉग्निजेंस लेने के बाद इस वाले के पास भेज देगा, काम कराया से ट्राई कर लियो। ठीक है ना, यहाँ से अभी इधर से अपनी, अभी तो अपने पास से भेजा ना दूसरे के पास, सीजीएम कॉग्निजेंस लेगा और भेज देगा
कि सुरेश इसे ट्राई कर, ये मेकिंग ओवर है 192। दूसरा क्या कह रहा है, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड इन दिस बाय द सीजीएम may after taking cognizance of an offense make over the case for inquiry trial to such other competent magistrate as the CGM may by general or special order specify thereupon submission may hold the inquiry trial। मतलब क्या हुआ, कोई वाली बात है, अब सीजीएम ये काम खुद नहीं कर रहा है, सीजीएम ने किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को एम्पावर कर दिया। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को क्या करा, एम्पावर कर दिया कि काम करो, तुम पर कोई केस आए ना उसका कॉग्निजेंस ले लेना, ठीक है, और फिर दूसरे को दे देना। तो बस फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहा है और किसी दूसरे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को दे दे रहा है, ठीक है। ये अपने से नीचे वाले को नहीं दे रहा, दूसरे को दे रहा, नीचे वाले को भी दे सकता है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को भी दे सकता है, सेकंड क्लास को भी दे सकता है और फर्स्ट क्लास को भी दे सकता है। सीजीएम अपने से नीचे वाले को, ठीक है। ये नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मेक ओवर का मतलब आपको पता होगा तो आपको 92 को आराम से कोई मतलब पूछेगा ही क्या यहाँ से, भाई कौन कर सकता है मेक ओवर, सीजीएम कर सकता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उसके उससे, है ना। और मेक ओवर होता क्या है, एक से उठाकर दूसरे 193 इज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कॉग्निजेंस कौन ले सकता है, तो आप सीधे सीधे बताओगे कि 190 में दिया गया है कि नॉर्मली जनरली फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, और अगर सीजीएम ने एम्पावर कर रखा है तो फिर सेकंड क्लास में। ये बात आपको पता है, तो इससे ये और आपको पता लग गया होगा कि कोर्ट ऑफ सेशन कभी भी डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता, कुछ एक्सेप्शन भी है, बट जनरल रूल ये है कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेता। तो क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट मान लो मर्डर 302 का केस आया, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट क्या करता है, उसका कॉग्निजेंस लेता है, और कॉग्निजेंस लेने के बाद वो केस को कमिट कर देता है कोर्ट ऑफ सेशन में, क्योंकि ट्राई करने की तो पावर नहीं है ना उसके पास, पीछे शेड्यूल में दिया हुआ कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा, तो ये कॉग्निजेंस लेगा और उसको ट्राई करने के लिए किसको दे देगा, किसको देता है, ये कोर्ट ऑफ सेशन को देते। तो फिर ये कह रहा है कि देखो यहां पर अब देखो कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन, यही बता रहा कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस के मामले में क्या करेगा, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट। तो अगर एक्सप्रेसली कुछ दे रखा हो तो उसे छोड़ देना। उसके बाद कह रहा है नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस, मैंने बताया नहीं था कि नो कोर्ट ऑफ सेशन नहीं लेगा ऑफ एनी ऑफेंस एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन, ओरिजिनल जुडिक्शन में नहीं लेगा, ठीक है। ओरिजिनल जुडिक्शन में कोर्ट ऑफ सेशन कभी भी नहीं लेता अनलेस द केस हैज बीन कमिटेड टू इट बाय द मजिस्ट्रेट। जो आपको बता रहा हूं केस फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट करेगा। कमिट का मतलब ये होता है, कमिट वैसे थोड़ा कमिट तो कमिट का मतलब हिंदी में तो मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, कमिट का अगर जनरल सेंस से निकाला जाए तो यहां से चीज फॉरवर्ड कर दी तुमने, रेफर कर दी कि सर मेरे पास ये आया है और मैंने इसका कॉग्निजेंस ले लिया है, अब आप इसे एक काम करो, ट्राई करो, आप इसका कल कर लो, परीक्षण कर लो, ट्रायल बोलते हैं ना, परीक्षण को आप इसका परीक्षण कर लो, ठीक है। ये चीज 193 इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ऑफ सेशन सीधा कभी भी वो नहीं लेता, ठीक। अब देखो आपका 100 ये आपका 94 से लेके 194 से लेके और 199 तक कॉग्निजेंस। अब देखो 190 191 192 193 हम जो पढ़ रहे थे पढ़ रहे कॉग्निजेंस सुपुर्द करना, हाँ सुपुर्द कर देगा, वही मतलब कि सर आप ये पकड़ो पूरा इसका रिकॉर्ड पूरी फाइल और अब आप इसका परीक्षण सुपुर्द करना, सुपुर्द कर देगा उसको, कमिट कर देगा। तो अब 194 से लेकर 199 तक एक्सेप्शन है कि कॉग्निजेंस किन किन स्थितियों में नहीं ले सकते, किन में ले सकते थे तो वो तो बता दिया भाई, सब में ले सकते, नॉर्मल एक जनरल वो कर दिया। अब देखो एक्सेप्शन आएंगे और इन एक्सेप्शन से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बड़े बड़े सेक्शन है, क्वेश्चन एक एक लाइन में से बनते हैं, जैसे कि 194 में से नहीं बनता। 195 195 क्या कह रहा है, देखो मैं आपको बहुत हिंदी में बताता हूँ आपको क्या कह रहा है कि पुलिस वाले ने कोई काम करने को कहा, किसी पब्लिक ऑफिसर ने काम करने को कहा और किसी ने नहीं करा, तो उनके खिलाफ जो केस होता है वो पुलिस वाले के कहने पे ही होगा। जैसे अगर आपको याद होगा 172 से और शायद 188 तक का जो आईपीसी है, जिसमें हमने पढ़ा था कि मान लीजिए 180 में हमने पढ़ा था साइन नहीं कर रहा है,
179 में हमने पढ़ा था कि वो क्या बोले आंसर नहीं दे रहा है आपको, है ना, मना कर रहा, रिफ्यूज टू आंसर था 179 में। शायद 174 में एब्सकॉन्ड कर रहा था, एब्सकॉन्ड शायद 172 में कर रहा था, अपने सम्मान से बचने के लिए भाग रहा है, ये सारे काम नहीं कर रहा है। इन सब के खिलाफ जो मामला बनेगा डायरेक्ट नहीं बनेगा, उसमें पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसमें वो देगा, क्या बोलते हैं, पुलिस ऑफिसर में कंप्लेंट देगा, और पुलिस ऑफिसर कंप्लेंट देगा तब कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस। ऐसे नहीं कि कोई भी इसमें दे देगा तो काम हो जाएगा, नहीं, कोई भी देगा तो काम नहीं होगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। तो पहले ही ये समझ में आ गया कोर्ट क्या करेगा, कॉग्निजेंस नहीं लेगा। किन मामलों में नहीं लेगा, कि ऑफेन एनी ऑफेंस 172 से 188 कोई आ गया, 172 से 188 वाले आईपीसी वाले मामले, इन्हीं का कोई अबेटमेंट अटेम्प्ट आ जाए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आ जाए, इन्हीं का। तो क्या कह रहा है, कब तक नहीं लेगा कॉग्निजेंस, तब तक नहीं लेगा एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। जो मैं आपको कह रहा हूं, तो पब्लिक सर्वेंट जब तक कंप्लेंट नहीं देगा तब तक कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। तो एक्सेप्शन आ गया, नॉर्मली कोर्ट तो ऐसे ले लेता, ठीक है। तो 195 में आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो यही पूछता है कि आखिर किस चीज का नहीं लेगा। तो आप समझ लीजिए कि जो इसकी जो ये आपकी क्या बोलते हैं 195 की मार्जिनल हेडिंग जो है, कह रहा प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ये याद कर लो बस कि अगर कंटेम्प्ट के, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट के कंटेम्प्ट के अगर कोई वो कर रहे हो तो फिर कॉग्निजेंस तभी लोगे जब पब्लिक सर्वेंट बताएगा, पब्लिक सर्वेंट कंप्लेंट करेगा। ऐसे नहीं कि मैंने कर दी, क्या रे सर उस दिन देखा था एफआईआर पे साइन नहीं कर रहा था, ये लिखो इसकी एफआईआर मैं लिखवाता हूँ। कोर्ट कहेगा सर आप कौन, भाई ये मामला पुलिस वाले के बीच में और उस व्यक्ति के बीच में है ना। तो ये इसमें 195 में जो क्वेश्चन बनता है ये बनता है ना। जैसे 195A है, पूछता नहीं है कभी, फिर भी देखो, a witness or any other person may file a complaint in relation to an offence under section 195A of IPC। आपको पता 195A of IPC था क्या, नहीं पता होगा, भूल गए होगे। 195 और आईपीसी मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी विटनेस को डराना धमकाना मत। तो अगर वहां पर डरा धमका रहा है अगर, तो 195 सीआरपीसी 195A सीआरपीसी में वो कंप्लेंट फाइल कर सकते। 195A आईपीसी 195A सीआरपीसी, लोग करना बढ़िया जोड़ा इन्होंने, टेंशन ही खत्म कर। तो 195 में कौन थे, पब्लिक सर्वेंट को कंप्लेंट देनी होती है, ये याद रखो। 196 में क्या कह रहा है, 196 में कह रहा है अगर स्टेट के खिलाफ अगर कोई दिक्कत है, देखो क्या कह रहा है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल चैप्टर 6। चैप्टर 6 क्या है, चैप्टर 6 ये ऑफेंस अंडर स्टेट। और 153A 295A ये सारे वो वाले हैं, दो समुदायों के बीच में आप अगर वो पैदा कर रहे हो, वैमनस्य पैदा कर रहे हो, है ना। 295A भी उससे रिलेटेड है। तो अगर ये सब है, स्टेट के खिलाफ अगर कोई मैटर है ना, और या फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी उससे रिलेटेड है, ऐसे अगर मामले हैं तो किससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट से लेनी। ठीक है, आपको याद होगा, अगर न याद हो तो कन्हैया कुमार के खिलाफ जो जेएनयू में मैटर चला था, कन्हैया कुमार के खिलाफ जो जेएनयू में सेडिशन का और जो उसका लगा था, उसमें केजरीवाल ने कम से कम 2 साल तक तो परमिशन ही नहीं दी थी, 2 साल तक परमिशन नहीं दी थी इसी की। तो क्या कह रहा है, कॉग्निजेंस कब लोगे, कॉग्निजेंस तब लोगे ना जब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट परमिशन दे देगी। कन्हैया का और मामले में ले रही थी केजरीवाल को पावर, क्यों केजरीवाल की सरकार ने दिया ही नहीं, है ना। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ 196 कैसे काम करता है। तो 196 कैसे काम करता है, अगर स्टेट के खिलाफ कोई मामला हुआ है, जैसे वेजिंग वॉर ये वो खिलाफ निपटाना, तो फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद ही आप कॉग्निजेंस ले सकते। 196 में यही पूछेगा किसके खिलाफ, तो याद रखना स्टेट के खिलाफ।
और दूसरा वाला जो कह रहा है, जो इसका 1A है, उसमें क्या कह रहा है ना, 153B आ गया, 505 का दूसरा पार्ट आ गया, सबसेक्शन 3 आ गया। ये वैसे ही कुछ मामला यहाँ पे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के साथ डीएम पे आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट ये पूछता तो नहीं है आपसे, नॉर्मली ये पूछता है 196 में आकर है क्या। 196 में ये है कि स्टेट के खिलाफ या 153A 153B जैसे जो मामले हैं आईपीसी के, उनमें आपको अगेंस्ट तब तक मिलोगे तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से आपने परमिशन नहीं ली। ओवरऑल बात ये है, ठीक है। उसके बाद देखो 197 तो कभी मत भूलना, आप ही के लिए है ये। जितने भी जजेस वगैरह हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, इनका भैया कॉग्निजेंस वगैरह मत लेना, ठीक है। तो इनका कॉग्निजेंस लेने के लिए भी कौन लगेगा, एक तो लोकायुक्त लोकपाल वगैरह, वो तो अब आ गए हैं, इन्हें छोड़ दो। मगर लोकायुक्त लोकपाल को तो दूसरे वही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जिसके अंडर वो काम कर रहे हैं। सिंपल सी बात है ना भाई, अपनी ड्यूटी में वो आदमी काम कर रहा है, कुछ ऐसा करता है, तो उसका कॉग्निजेंस लेने के लिए आपको पहले जिसके अंडर वो काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, उससे लेना पड़ेगा। लोकपाल लोकायुक्त तभी उसमें करके तुम्हें डालती है अमेंडमेंट करके। व्हेन एनी पर्सन हु इज और वाज अ जज और मजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट नॉट रिमूवल फ्रॉम हिज ऑफिस सेव बाय और विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट is accused of any offence alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of his official duty। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जज साहब ने, पब्लिक सर्वेंट ने कुछ भी कर दिया हो तो उसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। नॉर्मल कुछ भी किया हो तो कॉग्निजेंस ले सकते, मगर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करने के दौरान कोई काम, उसे डिस्चार्ज करने के दौरान कोई अगर उनसे ऑफेंस हो गया, उससे रिलेटेड अगर आपको चाहिए, अब आपको कॉग्निजेंस लेना है, तो फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिसके अंतर्गत जिनको पावर है उन्हें रिमूव करने की, उनसे आप परमिशन लीजिए, ये बोलता है, ठीक है। और देखो इसका दूसरा देखो 197 का दूसरा देखो, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 2 कह रहा है कि आर्म्ड फोर्सेस, वही है, आर्म्ड फोर्स के साथ भी अगर कॉग्निजेंस लेना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्पेशल आर्म्ड फोर्स का लेना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस परमिशन आपको ले। 195 में क्या था, कंटेम्प्ट, पकड़ के रखा से याद रहेगा। 96 में क्या, स्टेट के खिलाफ वालों में। 97 में आ गया जजेस वगैरह के खिलाफ कॉग्निजेंस लेना है तो, ठीक है, पकड़ में आ रहा ना, ऐसे याद रखना एक एक वर्ड से। अब 198 देखो, 198 क्या है, बहुत आसान है, मैरिज वाला। तो इसमें तो इतना पकड़ो, मैरिज वाला। तो मैरिज वाला अगर कोई मामला है तो फिर क्या होगा, अब मान लो जैसे कि मैरिज में मान लो क्रूअल्टी है, दहेज है, 494 वाले मामले, फलाना है, बाई गेमी, ढिमकाना, ये सारे जो मामले हैं, ऐसे मामले हैं तो भैया या तो व्यक्ति जो विक्टिम है, जो ग्रीव्ड है वो, और या फिर उसके मम्मी पापा, भाई बहन, मौसी, चाचा, मामा, जो काफी सारे लोग उन्होंने दे रखे हैं इसमें, वो सब लोग भी कंप्लेंट दे सकते हैं, तभी आप कॉग्निजेंस ले सकते हो। देखो क्या कह रहा है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस, अंडर चैप्टर 20, अंडर चैप्टर 20 और आईपीसी अंडर चैप्टर 20, 20 क्या है, 20 है ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज से रिलेटेड जो ऑफेंस, ठीक है, एक्सेप्ट अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑफेंस। और एग्रीव्ड बाय द ऑफेंस में उन्होंने बहुत सारे लोग दिए। एक चीज और ध्यान रखना, इसमें जिसका क्लॉज 2 है 198 का क्लॉज 2, जो अडल्ट्री वाला क्लॉज था, वो वाला अब रिपील हो गया है। अडल्ट्री का हो गया, खत्म हो गया, तो फिर उसका कॉम्प्लिकेंस कहां से आया, है ना। रिपील यहां से निकाला तो नहीं गया अभी अमेंडमेंट करके, मगर कोर्ट ने क्योंकि उसे जो साइन में उसे वो कर दिया अडल्ट्री को, तो अब इसका कोई मतलब बचा, ठीक है। तो 198 का मैरिज से रिलेटेड कॉग्निजेंस की बात है, तो पत्नी के उस पर या पति के उस पर या उसके मतलब कोई पापा मम्मी भाई बहन उनके उस पर होगा, ठीक है। ये 198। अब 198A देख लो, 198 क्या कह रहा है कि 498 वाला, अरे भैया ये अच्छा किया इन्होंने, जैसे 195A को 195A से जोड़ा, 198A को 498A से जोड़ रहे हैं, तो हमें याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। 498 आपने पढ़ाई है, क्रूअल्टी वाली बात करता है। क्रूअल्टी वाली में भी क्या कह रहा है, कंप्लेंट कौन देगा कि उसकी, या तो मतलब वही व्यक्ति देगा जिसके खिलाफ हुआ, या उसके पापा मम्मी भाई बहन, मामा मामी भी ले लिया इसमें, नहीं मामा बुआ मौसी चाचा सब ले लिया इसमें, है ना, ये सब ले लिया इसमें। तो क्रूअल्टी वाले में भी डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं है, कोई थर्ड पर्सन जाके उसमें कंप्लेंट नहीं लिखा सकता, ठीक है। 198B, 198B करता है 376B की बात, 198B की बात करता है, 376B की बात करता है।
और 376 भी आपको पता है जुडिशियल सेपरेशन हो रखा है आपका, उसमें आपने अपनी वाइफ के साथ रेप अगर किया है, जिसमें सजा कितनी थी, 5 से शायद 10 थी, 5 से 10 थी या 2 से 7 थी, याद करने का, मुझे को याद करना, 5 से 10 की सजा थी। तो 198 में कॉग्निजेंस जुडिशियल सेपरेशन वाले रेप का तब लोग जब को कंप्लेंट करेगा, है ना, मतलब के इसमें देखते हैं नो कोड शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस इतना 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 where the person are in a marital relationship except on preference of the fact which was the offense of complaint having been filed or made by the wife against the husband। तो वाइफ ने अगर, वही मैं कह रहा हूँ ना, वाइफ ने अगर फाइल करी है तो ही कॉग्निजेंस लेगा। तो 95 में क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, 96 में स्टेट के खिलाफ है, 97 में जजेस वगैरह के खिलाफ है, 98 में मैरिज वगैरह में है, 98 198 ए में आप पकड़ोगे तो कौन है, 498 ए वाले मैटर आ गए, 198 में 376 बी वाले आ गए, और 199 यहां से क्वेश्चन आएगा। और जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे याद रखना। 199 में क्या कह रहा है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पर्सन चैप्टर 21 एक्सेप्ट अपना कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन एग्रीड बाय। तो ये डेफेमेशन की बात कर रहा है कि डेफेमेशन का अगर कोई वो है तो कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेगा, और अनटिल अनलेस के अग्रीड जो है, जो जिसके खिलाफ आपने डेफेमेशन, जिसको डिफेम आपने किया, वो जब तक कंप्लेंट नहीं, तो संज्ञा ने डेफेमेशन से। इसमें एक जो चीज इंपॉर्टेंट है वो जो समझने लायक है कि 199 का 2 देखो आप, 199 का 2 कह रहा है कि इसमें कुछ भी होते हुए भी जब ऑफेंस हुआ है डेफेमेशन वाला, और वो जब हुआ है तो जिनके खिलाफ हुआ है, जिसको डिफेम किया गया, वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, सुप्रीम कोर्ट का जज है ना, फलाना ढिमकाना है, मतलब इसमें बहुत सारे दिए इन्होंने, क्या दिया इसमें, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, स्टेट का, पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉय इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन स्टेट, डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक। अ कोर्ट ऑफ सेशन में टेक कॉग्निजेंस, जो इंपॉर्टेंट मैं चीज आपका ध्यान इधर लाना चाहता हूं, कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले सकता है ना, विदाउट द केस बीइंग कमिटेड टू इट। देखो इसमें कमाल ये है कि कोर्ट ऑफ सेशन में टेक कॉग्निजेंस विदाउट द क्या था, केस बीइंग कमिटेड टू इट, बिना केस कमिट किए, मतलब कि जो 190 और 193 को का एक्सेप्शन है, 193 कह रहा है कोर्ट ऑफ सेशन तो लेगा ही नहीं, कोर्ट ऑफ सेशन तो कभी कॉग्निजेंस डायरेक्ट लेगा नहीं, मगर वहां पर ऊपर एक लाइन में लिखा था एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड एक्सप्रेसली इन दिस कोड, तो इसमें एक्सप्रेसली लिखा हुआ है ना। तो 193 का एक्सेप्शन क्या है, 193 का एक्सेप्शन क्या है, 199 प्लस 2, कि अगर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, फलाना ढिमकाना, इन लोगों के खिलाफ अगर किसी ने डिफेमेशन कर दिया तो 199 के 2 में कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले लेगा, है ना। और इसमें कंप्लेंट देखो कौन दे रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब भैया बड़े बड़े लोगों का मामला है तो डिफेमेशन का ले रहा है कोर्ट ऑफ सेशन, और कंप्लेंट करने वाले भैया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कंप्लेंट पे कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट ले रहा है 193 का एक्सेप्शन 199 क्लॉज 2। तो यही लिख लो क्लॉज 2 के इसके सामने लिख लो कि एक्सेप्शन ऑफ 193, याद रहेगा, ठीक है। और अब इसका देख लो आप क्लॉज 5, 199 का क्लॉज आप देख लो 5 क्या कह रहा है, देखो एक बार क्या कह रहा है कि नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2 अनलेस द कंप्लेंट इज मेड विद इन 6 मंथ। ये इंपॉर्टेंट कह रहा है कि किसी, मान लो सपोज करो, कह रहा है कि प्रेसिडेंट के खिलाफ ही लेके चलता हूं, बड़े आदमी के खिलाफ काम करेंगे, तो प्रेसिडेंट के खिलाफ किसी ने डिफेम करने का वो कर दिया है ना, तो कह रहा है 5 कि 6 महीने के अंदर कंप्लेंट देनी पड़ेगी। अगर 6 महीने के अंदर कंप्लेंट नहीं दी उसकी पीपी ने तो फिर कोर्ट कॉग्निजेंस मिलेगा। और शेल लगाया, शेल का मतलब ही क्या होता है, मैंडेटरी। नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2 अनलेस द कंप्लेंट इज मेड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑफेंस alleged to have been committed। तो
जो अगर आपको डायरेक्ट कॉग्निजेंस दिलवाना है कोर्ट ऑफ सेशन को, अगर ये सब जो लोग हैं आपके प्रेजेंट और ये सब लोग हैं, तो पीपी को क्या करना है, 6 महीने के अंदर कंप्लेंट देनी पड़ेगी, उस पर कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेगा। ये इंपॉर्टेंट ठीक है। अब आ जाओ 200 से 204, कंप्लेंट का प्रोसीजर बोलते हैं इसको। कभी आपसे ऐसे पूछ भी देता है कि कंप्लेंट प्रोसीजर कहाँ दिया हुआ है, समझ लो ऐसा कोई पूछ दे 200 से 204। कंप्लेंट प्रोसीजर का मतलब मैंने 2D में आपको कंप्लेंट तो पढ़ाई थी। कंप्लेंट आप मजिस्ट्रेट को करते हो, ये वही वाला है। अब आप मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हो कि सर ऐसे ऐसे घटना घट गई है और इस पर आप कोई एक्शन लीजिए, ठीक है। तो कह रहा है 200 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 200 कह रहा है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, जो कंप्लेंट दे रहा है। कह रहा है अ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट शैल एग्जामिन अपॉन ओथ, क्या करेगा देखो, एग्जामिन करेगा, ओथ पे करेगा, द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस, किन किन को करेगा, कंप्लेनेंट को करेगा प्लस एंड विटनेस को करेगा, है ना। तो एक 200 में आपने क्या इंपॉर्टेंट चीज आपके पीटी के पर्पज से है कि 200 बात करता है एग्जामिनेशन की, पहला क्वेश्चन बनेगा। अब वो बोले एग्जामिनेशन किस पर होगा, विदाउट ओथ हो सकता है कि ओथ पे होगा, तो हमें पता लग गया कि वो ओथ पर ही होगा। और तीसरा किस किस का करेगा, तो कंप्लेनेंट का भी करेगा और जो विटनेस है उनका भी करेगा। 3 क्वेश्चन बन गए ना 200 से। भाई क्या करेगा 200 में, एग्जामिनेशन करेगा, किसका करेगा, कंप्लेंट करेगा, विटनेस का भी करेगा। अच्छा ओथ पर कर सकता है, नहीं कर सकता, कर सकता है कि ओथ पे ही करेगा, है ना। तो ये बात है, तो इसमें यहाँ पर 3 हो गए। फिर कह रहा है एंड द सब्सटेंस ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग, कह रहा है जो एग्जामिनेशन किया उसे क्या करोगे आप, राइटिंग में रिड्यूस करोगे, तो उसे लिखोगे भी, ठीक है, रिड्यूस टू राइटिंग, एंड शैल बी साइंड बाय द कंप्लेंट एंड द विटनेस एंड आल्सो बाय द मजिस्ट्रेट। अब यह करके इस पे एक मजिस्ट्रेट के साइन आ जाएंगे जी, एक कंप्लेंट के साइन आ जाएंगे, एक विटनेस के साइन आ जाएंगे। ये हो गया पूरा, है ना, ये हो गया पूरा मामला। 200 क्या कह रहा है, 200 बहुत सिंपल सी बात ये कह रहा है कि कोई कंप्लेंट लेके गया मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट उसको कॉग्निजेंस लेके और उसका करेगा एग्जामिनेशन। अच्छा बताओ भाई जब क्या कहना चाहते हो, सर ये बात अच्छा ये था, तुम क्या कर रहे थे वहां पर, ये कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, ऐसे 2 4 5 10 सवाल सोचो। क्या विटनेस कोई लाए हो क्या, मतलब ये देखो रमेश और सुरेश को लाया, अच्छा तुम भी आओ, उनको भी एग्जामिनेशन हो, क्या पहले ना गीता बोल क्या, बोलो वाला गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच कुछ नहीं कहूंगा, तो वही बोल दिया। तो ओथ पे कराएगा, फिर जब जब आपसे सवाल जवाब करा तो अब याद तो रहेगी ना उसे पूरी जिंदगी, तो लिखेगा, उसे राइटिंग में रिड्यूस कर देगा और फिर उसको अपने साइन कर देगा, कंप्लेंट के भी साइन करा लेगा, ये। मगर एक क्वेश्चन जो इसमें आता है, तो ये तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, मगर जिसमें क्वेश्चन जो बनता है वो ये वाला देखो बनता है, इसमें प्रोवाइजो से बनता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पीटी पर। और प्रोवाइजो बोले तो परंतु, provided that when the complaint is made in writing, the magistrate need not examine the complaint and the witness। तो कह रहा है कि ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि अगर कंप्लेंट राइटिंग में दी गई हो तो मजिस्ट्रेट को उसे कंप्लेंट को और विटनेस को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या स्थिति है, वो 2 है, ए और बी। ए और बी, ए कह रहा है if a public servant acting or purporting to act in the discharge of his official duties or a court has made the complaint, तो कह ये रहा है कि सपोज करो ऐसा हो जाए कि वही मैं आपको बता रहा था कि पब्लिक सर्वेंट कोई काम कर रहा है अपना, या कोई जज मान लीजिए अपना काम कर रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ किसी ने कर दी। अब ये जज या पब्लिक सर्वेंट कोई कंप्लेंट दे रहा है ना, जज या सर्वेंट कोई कंप्लेंट दे रहा है, जब ये कंप्लेंट दे रहा है राइटिंग में दे रहा है तो कह रहे हैं कि इसको एग्जामिन करने की जरूरत आपको नहीं। ये एक्सेप्शन पूछेगा आपसे, ये एक्सेप्शन पूछेगा, इसलिए समझो आप कि देखो वैसे तो 200 में एग्जामिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंडेटरी,
मैंडेटरी है, करना पड़ेगा, ओथ पे करना पड़ेगा, जो विटनेस है उनका भी करना पड़ेगा, फिर उनके साइन में जाना पड़ेगा। मगर अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने या किसी मजिस्ट्रेट ने कोर्ट में अगर कोई कंप्लेंट राइटिंग में दी है तो फिर आपको उसे एग्जाम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो ये चीज होगी। दूसरा कह रहा है एकदम मजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस में ट्राई टू द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 192। तो ये कह रहा है कि अगर आवाज आ रही है क्या आप लोगों को शोर की? मैं आज में तो पढ़ाता हूँ, मुझे तो आ रही है, बढ़िया ढोल आ रही है ना, एंजॉय कर लेते था इसी को। लॉ तो चलता रहेगा पूरी जिंदगी, ये इन्होंने नहीं बजाया तो आज का दिन खराब हो जाएगा। बंद कर दिया उन्होंने। तो पहले में क्या कह रहा था कि पब्लिक सर्वेंट में, या दूसरे में ये कह रहा है कि अगर जैसा मेक ओवर की बात है, मेक ओवर हमने कहाँ पढ़ा? मेक ओवर हमने पढ़ा 192 में, सीजीएम कॉग्निजेंस लेके मेक ओवर कर रहा था, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेके मेक ओवर कर रहा था, है ना। तो वही बात है कि अगर ये कह रहा है कि किसी मान लो के ए नामक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास केस पहुंचा, इसने उसका कॉग्निजेंस लिया और इसने एग्जामिन भी कर लिया 200 के अंतर्गत, सपोज करो, और एग्जामिन करके से बोला कह रहा है बी वाला जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसे मेक ओवर कर दो, वो वैसे ट्राई करेगा, तो फिर बी को अब जरूरत नहीं है कि इसको ये दोबारा से एग्जामिन कर दो। नीचे प्रोवाइडर के नीचे भी प्रोवाइड हुआ, कह रहा प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द मजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस टू अनदर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 192 आफ्टर एग्जामिनिंग द कंप्लेंट एंड द विटनेस, द लेटर मजिस्ट्रेट नीड नॉट री एग्जामिन देम, है ना। तो यही चीज है, मान लीजिए कोई मजिस्ट्रेट अगर मेक ओवर कर रहा है, मजिस्ट्रेट मेक ओवर कर रहा है, एग्जामिन वगैरह कर लिया, तो क्या जरूरत है भाई, एक ने कर लिया बहुत है, दो हर आदमी बार बार करेगा तो फायदा तो नहीं ना। तो 200 में जो क्वेश्चन बनते हैं वो 2-3 जैसे बनते हैं, उन्होंने आपको सारे बताया। पहली बात तो कंप्लेंट प्रोसीडिंग कहाँ पर है, कंप्लेंट प्रोसीडिंग में सबसे पहला काम एग्जामिनेशन का, वो कहाँ है, वो 200 में। एग्जामिनेशन कौन करता है? मजिस्ट्रेट करता है, ओथ पर करता है। अच्छा जी, किस किस का करता है जी? कंप्लेंट का करता है, विटनेस का करता है, तो उसे राइटिंग में रिड्यूस करके उनका साइनमेंट करता है। ठीक है, अब किसमें जरूरत नहीं है कि किसी पब्लिक ऑफिसर ने या जज या मजिस्ट्रेट ने कोई कंप्लेंट राइटिंग में दी है तो उसको आपको एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है, और या फिर किसी एक मजिस्ट्रेट ने दूसरे मजिस्ट्रेट को मेक ओवर किया तो उसको भी एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है ना। ये 200। फिर देखो 201, फिर देखो 201 क्या कह रहा है कि पता लगा कि यार मैं कंपिटेंट नहीं उसका कॉग्निजेंस लेने के लिए, इफ द कंप्लेंट इज मेड टू अ मजिस्ट्रेट हु इज नॉट कंपिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। तो मान लो कि देनी थी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को, दे दी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को, वो बेचारा कंपिटेंट ही नहीं है, क्या करेगा? वो करेगा इफ द कंप्लेंट इज राइटिंग, अगर राइटिंग में दी है, रिटर्न इट फॉर प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट विद एन एंडोर्समेंट टू द टेकर। तो क्या है कि राइटिंग में जो आप लेकर आए थे कंप्लेंट, इस पे एंडोर्स कर देगा, और एंडोर्स का मतलब होता है कि उस पर लिख देगा कि भैया ये आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस, फलाने कोर्ट में चले। ठीक है, और बी क्या कह रहा है, अगर ओरली दे रहा है तो भगो यहाँ से, अपने आप ढूंढ भी लेना जाके कौन से कोर्ट में तुम्हें जाना है। तो इफ द कंप्लेंट इज नॉट इन राइटिंग, डायरेक्ट द कंप्लेंट टू द प्रॉपर कोर्ट, तो सीधे बोल देगा कि नहीं मैं नहीं ले पाऊंगा, भैया जाओ, लिखित में लाए हो तो इतनी मेहनत करूंगा, उस पर 2 लाइन भी लिख दूंगा, वैसे तो बहाई दूंगा तुम्हें यहाँ से। 200 कहता है कि कॉम्पिटेंट नहीं है तो फिर प्रॉपर कोर्ट में भेजना है, लिखित में लाए हो तो एंडोर्स करके भेजूंगा, नहीं लाए हो तो ऐसे ही भेज दूंगा। ठीक है, और इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है 202 से पीटी में तो देखो क्वेश्चन कुछ पूछता नहीं है, मगर मैं फिर भी आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि होता क्या है। कहानी समझ लोगे तो 202 समझ। तो हुआ ऐसा कि 200 में कोई व्यक्ति आया जज साहब के पास, मजिस्ट्रेट साहब के पास, मजिस्ट्रेट साहब ने उसका एग्जामिनेशन किया, उसको सुना, विटनेस को सुना, सबको सुना, ओथ को सुना के, मगर उन्हें ये समझ नहीं आया कि यार ये मैटर आगे बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं, मतलब अभी भी वो कंफ्यूज हो रहा है बेचारे। मामला बड़ा टिपिकल है, उन्हें लग नहीं रहा कि यार मेरे को ना, मतलब उसको एक्यूज को जिसे बता रहे हैं बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं, मामले में आगे मुझे कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो 202 ना एक बीच का रास्ता निकाल के देता है,
200 तो कहता है कि अगर इतनी कंफ्यूजन बनी हुई है तो जज साहब अगर चाहे तो किसी पुलिस वाले से कह सकते हैं काम करो, थोड़ा इसमें इन्वेस्टिगेशन करो, और या फिर जज साहब चाहे तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं फॉर द पर्पज कि मैं इसमें आगे प्रोसीड करूंगा। ये जो इंक्वायरी कर रहे हैं जज साहब खुद या फिर जो इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं उसका पर्पज सिर्फ इतना है कि मेरे को अभी समझ में नहीं आया कि मैं आगे प्रोसीड करूं नहीं करूं, मैटर आगे चलाऊं नहीं चलाऊं, तो इसमें कुछ ऐसा ला दो जिससे मैं एकदम ना मतलब कि सर्टेन हो जाऊं, निश्चित हो जाऊं कि मुझे आगे क्या करना है, आगे चलाने लायक मैटर है भी कि नहीं। ये 202 ओवरऑल मामला है तो बड़ा सा। तो इसमें एक जो मेन देखो एक चीज जो मेन बनती है, क्वेश्चन जो बनता है इसमें ये पूछ लेता है कभी कि कंप्लेंट प्रोसीडिंग में क्या जज साहब निश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई करनी है, इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं नहीं करा सकते, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करा सकते हैं नहीं करा सकते, तो दोनों चीज को करा सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 202 में बनता है। भाई ऑब्वियसली बात है, कोई जरूरत नहीं कि जज साहब हमेशा एग्जामिन करके ही समझ जाए, तो अगर कहीं कहीं में दुविधा है इसमें क्या करना बेहतर रहेगा, तो वो बेहतर रहेगा को समझने के लिए 202 का प्रावधान है सीआरपीसी। और इस 202 के बाद उन्हें समझ में जब आ जाता है, सपोज करो कि इन्वेस्टिगेशन करा ली पुलिस वाले से और उसमें समझ आ गया अच्छा ये तो बेवकूफ बनाना था, इसमें नहीं मुझे आगे जाना, तो 203 में डिसमिस कर देंगे। या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके उन्हें लगा कि नहीं यार इसमें मुझे आगे नहीं जाना, 203 में क्या करेंगे उसे डिसमिस कर देंगे कंप्लेंट को। और अगर लगता है 202 में क्या हाँ अब मुझे समझ में आ गया इसमें तो बहुत जरूरी है, इसमें तो गलत हुआ है भाई, ऑफेंस हुआ है, तो 204 में उसको क्या करेंगे सम्मन भेज देंगे, है ना, उसे बुला लेंगे, इशू ऑफ प्रोसेस कर देंगे। 204 इसी के लिए। तो वैसे चाहे तो 200 के बाद भी 203 204 कर सकते हैं, 202 यूज में ही ना आए। मान लो भाई 200 में मैंने एग्जामिन किया, मैं मजिस्ट्रेट हूं, मैंने एग्जामिन किया 200 में और उसके बाद मुझे लगा हाँ यार इसमें तो कुछ बनता है, सीधे 204 में मैं क्या करूंगा इशू ऑफ प्रोसेस कर दूंगा, बुला लूंगा उसे, या मुझे लगता है इसमें कुछ नहीं बनता सीधे 203 में उठाऊंगा डिसमिस मार दूंगा। मगर सीधे 200 से 203 या 204 में जाने से पहले अगर मुझे कोई हिचक है, मेरे दिल में कोई दुविधा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करना बेहतर रहेगा, तो फिर 202 आपको एक्स्ट्रा क्या कहते हैं प्रिकॉशन देता है, एक्स्ट्रा आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता है समझने का बेहतर। ये 202। अब आपको पढ़ देता हूँ एक बार, समझ तो आप गए होगा क्या कहना चाह रहा था। Any magistrate on receipt of a complaint of an offence of which he is authorized to take cognizance or which he has made over to 192, ठीक है जी, may if he think fit and shall in case where the accused residing at a place beyond the area in which exercise his jurisdiction postpone the issue of process। वही है ना, क्या कर रहा है, इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन कर रहा है, कह रहा है अभी नहीं करूंगा रुक जाओ, अगेंस्ट द एक्यूज्ड एंड ईदर इंक्वायरी इनटू द केस हिमसेल्फ, या तो खुद इंक्वायरी कर लेगा, ये और डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय पुलिस ऑफिसर, है ना, फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग वेदर और नॉट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, जो मैं आपको कह रहा था। तो क्या कह रहा है 204 का इशू प्रोसेस को पोस्टपोन करके क्या करेगा, या तो इंक्वायरी कर लेगा या फिर इन्वेस्टिगेशन करा लेगा कि यार इसमें आगे प्रोसीड करना है। मेन इंपॉर्टेंट इसमें जो था ना वो यही था, जो पूछता है वो ये पूछता है, बाकी के नीचे 2-4 लाइनें वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पीटी में पूछता है। और 203 जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अगर उसे लगता है 200 करने के बाद या 202 करने के बाद कि इसमें कुछ नहीं बनता, डिसमिस मारेगा सीधे, भागो यहाँ से, बिना बात के लिए आए हो, मेरे पास कंप्लेंट है तो है तुम्हारे कुछ में, तो उसे लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है प्रोसीडिंग के, तो पूछ देता कभी कभी डिसमिस कहाँ करेगा, कंप्लेंट को डिसमिस करेगा 203 में, और अगर उसे लगता है कुछ है तो 204 में क्या करेगा, इशू ऑफ प्रोसेस कर देगा। इशू ऑफ प्रोसेस मतलब कि आ जाओ भाई साहब, अब देखो क्या कह रहा है। अब इस 204 के साथ में पढ़ाऊंगा आपको रेड विद तो नहीं बोलेंगे, प्लस में पढ़ा दूंगा 87 है, मैंने बोला था 204 के साथ पढ़ाऊंगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा इफ इन द ओपिनियन ऑफ अ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, तो अगर उसे लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है एंड द केस अपीयर्स टू बी, सम्मन केस है तो क्या करेगा, सम्मन इशू कर देगा, वारंट केस है तो क्या करेगा, वारंट इशू करेगा, और मन करेगा तो सम्मन इशू कर देगा। ऑब्वियसली बात है भाई, 2 साल से कम वाले सम्मन केस है, सम्मन भेज देगा, 2 साल से ऊपर वाले वारंट केस है तो वारंट भेज देगा, और मुझे लग रहा है कि तो मैं ऐसे सम्मन भेजूंगा तो ही आ जाएगा तो सम्मन भेज देगा। तो मतलब कि कहना चाह रहा है कि वारंट केस में भी सम्मन भेज सकते हैं ना, यही तो कह रहा है ये, वारंट केस में भी सम्मन भेज सकते हैं। ऐसे ही अगर 87 आप निकाल लो अभी जरा फटाफट दौड़ के निकालो जरा,
87 निकाल लो जरा। और 87 में कह रहा है कि मार्जिनल हेडिंग पढ़ लो, इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू सम्मन। तो 87 कह रहा है, सॉरी 87 कह रहा है सम्मन की जगह पे आप वारंट भी भेज सकते हैं। जैसे 204 कह रहा है कि वारंट की जगह पर सम्मन भेजे जा सकते हैं, ऐसे 87 कह रहा है कि सम्मन की जगह पे आप वारंट भी भेज सकते हैं। बस यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, इसलिए 87 में रोक लिया था। 204 कहता है कि वारंट की जगह पे सम्मन, और 87 कहता है सम्मन की जगह पे वारंट। मतलब यह है कि हमें तो उसे बुलाना है, चाहे कैसे भी बुलाए। सम्मन पे आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वारंट पे ही बुला दो। ओवरऑल बात ये है ना। कोर्ट में इन एनी केस इन which it is empowered by this court to issue summon for the appearance of any person issue after recording the region writing a warrant for his arrest। तो उसे लग रहा है कि भाग जाएगा, ओबे नहीं करेगा, या सम्मन करा था आया नहीं तो वारंट कर देंगे। 204 में वारंट करना था, अरे चलो आ जाएगा यार, सम्मन कर देंगे, है नहीं। और एक चीज इसका देख लो, 204 का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, क्लॉज 2 देखिए, 204 क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि नो सम्मन ऑफ वारंट शैल बी इशूड अगेंस्ट द अक्यूज्ड अंडर सबसेक्शन 1 until a list of prosecution witness has been filed। ये बोलो जब तक आप प्रोसिक्यूशन विटनेस की लिस्ट नहीं फाइल करोगे तब तक कोई भी आपको सम्मन या वारंट कोर्ट नहीं देगा। क्योंकि कंप्लेंट कर रहे हो ना, तो पहले आप लिस्ट फाइल करो, आप क्या आप कौन कौन से विटनेस अपीयर करो, 2 4 5 प्रोसिक्यूशन विटनेस की आप लिस्ट देते हो, और लिस्ट देने के बाद क्या होता है, वो सम्मन या वारंट जैसा कि उचित होता है वो भेज देता है। ठीक है ना। आज की क्लास यही खत्म करते हैं, कंप्लेंट प्रोसीजर खत्म हो गया यहाँ पर।